अरे भाई, समय का चक्का कितनी तेजी से घूमता है। कैलेंडर पर निगाह डालते ही डालते पता ही नहीं चला कि ये पूरा एक्शन पैक्ड आधा महीना तो आंखों के सामने से गुजर गया। इस बीच हमारी डेयरिंग शेनचिंग हान अपनी नई तेजी से बढ़ती शक्तियों के दम पर अकेले ही एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन में उलझी हुई थी, जहां उसने कुछ भारी हथियार वाले इंटरडायमेंशनल तस्करों स्मगलर्स को पकड़ने का मुश्किल काम अपने हाथ में लिया था। उनकी पकड़ से शहर को थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकी नहीं और उसके ठीक 3 दिन बाद लिन जीचुन और उसकी भरोसेमंद पार्टनर सोंग यूयान ने मिलकर एक और बड़े मेगा मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने मिलकर उन खूंखार डकैतों के एक बड़े ग्रुप को धूल चटाई, जिन्होंने महंगी नए जमाने की और बेहतरीन एडवांस्ड मैकेनिकल सूट्स पहने हुए थे। ये सूट सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं थे, बल्कि उनकी फायर पावर भी डर पैदा करने वाली थी। हर सूट एक छोटे टैंक से कम नहीं था और उनको पहनकर ये गुंडे पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। कसम से ये तो विलेनी की बिल्कुल अल्टीमेट हाइट थी, जहां आम चोरों ने खुद को मेका वॉरियर्स में बदल गया था। खैर, जैसे तैसे ये सेमेस्टर के मिड साइकिल की घमासान लड़ाई खत्म हुई और उनका यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर आखिरकार समाप्त हो गया। लेकिन लिन जीचुन जानता था कि उसके इस खतरनाक वर्ल्ड में काम कभी भी नहीं रुकता। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर लिन जीचुन थकान भरी राहत के साथ अपने बेड पर चिल कर रहा था। उसने अपने शरीर की गहरी जांच की और तब उसको ये अजीब एहसास हुआ कि उसकी कड़ी सिस्टम ट्रेनिंग ने उसको इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है कि वो उसके इंटेंस बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्टेज से भी और आगे निकल चुका है। देखो, वो अभी इन विचारों में ही डूबा हुआ था कि अचानक नई ब्लू हेड शेनचिंग हान ने उसको पीछे से जोर से हक किया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने बड़े गर्व से लिन जीचुन को बताया कि उसने अभी-अभी अपनी शक्तियों के जरिए बॉडी टेम्परिंग का पहला स्टेज पूरा कर लिया है। यार, लिन जीचुन जो खुद एक ओपी शख्सियत था, वो भी सच में हैरत में था कि उसने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू इतनी कम वक्त में कैसे अचीव कर लिया। उसने उसको कसम से बोला कि वो बहुत अमेजिंग है और उसकी ग्रोथ कर्व बिल्कुल दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने जैसी है। लेकिन लिन जीचुन, जो हमेशा एनालिटिकल रहता है, ने फिर थोड़ा शक करते हुए पूछा कि उसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट सिर्फ ऑर्डिनरी टियर 6 तक ही क्यों पहुंचा, जबकि वो खुद उसके लिए टियर 9 तक की मिनिमम प्रेडिक्शन कर रहा था। लिन जीचुन, जो अल्टीमेट एनालिस्ट है और सिस्टम के डेटा को समझता है, ने ये अंदाजा लगाया कि ये लिमिटेशन उसके फंडामेंटली वीकर जन्मजात शारीरिक टैलेंट की वजह से है, जो उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। उसने प्यार से समझाया कि उसका की और शरीर के अंदर ब्लड फ्लो पर कंट्रोल जबरदस्त है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन टेम्परिंग से जो फिजिकल बेस एनहांसमेंट मिलता है, उसकी एक प्राकृतिक सीमा है। यार, ये सुनकर पूरी तरह से दुखी होकर शेनचिंग हान की आंखों में आंसू भर आए। उसका डर जाहिर था। वो डर रही थी कि वो उसकी इतनी मॉन्स्ट्रस ग्रोथ कर्व के साथ कभी पेस नहीं बना पाएगी और उसके पीछे रह जाएगी। लिन जीचुन एक पल के लिए दंग रह गया। उसको समझ आया कि अगर कोई उसको पकड़ पाए तो वो खुद में ही एक वियर्ड और असंभव बात होगी, क्योंकि वो तो एक यूनिक चीट लाइक सिस्टम के सहारे अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, जो आम लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। इस इमोशनल पल के बाद सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ बदलती है, जहां लिन जीचुन और सोंग यूयान दोनों एक बहुत ही मुश्किल गहरे स्टडी सेशन से गुजर रहे हैं। लिन जीचुन खुद से ही धीरे से बोल रहा था, अपने सिर को खुजला रहा था। ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि उसके शरीर के इंटरनल अपर्चर्स को प्रॉपरली अनलॉक करने के लिए कौन सी टेक्निक और कितनी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाजू में हमेशा की तरह लॉयल साइडकिक सोंग यूयान उसका मूड ठीक करने के लिए यूनिवर्सिटी के हायर अप्स की सारी नई और जूसी गॉसिप सुनाती है, जिसमें एक डीन का नया स्कैंडल भी शामिल था। लेकिन लिन जीचुन उस स्कैंडल को पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधे पॉइंट पर आता है। उसने आराम से सोंग यूयान से पूछा कि अब तक उसने कितने स्कूल क्रेडिट्स जमा किए हैं। वो उसको याद दिलाती है कि क्योंकि वो लिन जीचुन के अकाउंट पर पिछले 2 हफ्ते से लगातार हाई लेवल मिशंस कर रहा था, उसने कमाल के 2400 क्रेडिट्स जमा कर लिए हैं, एक आम स्टूडेंट की साल भर की कमाई से भी ज्यादा। एमसी के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड मुस्कान फैल जाती है। उसने तुरंत कैलकुलेट किया कि ये बड़ी कमाई ठीक उतनी ही है जितनी उसको रेयर और मिथिकल 10,000 पॉइजन चिमेरा का 99 जिन मास खरीदने के लिए चाहिए। ये मास वो खास आइटम था जो उसकी यूनिक गाइड बुक अनलॉक कर सकेगा, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ सकती थी। उसने फौरन सोंग यूयान से कहा कि वो ट्रांजैक्शन फाइनलाइज करे और ये बड़ा ऑर्डर दे दे। वो उसको अजीब तरह से देखती है कि उसको इतना ज्यादा एग्जॉटिक मीट क्यों चाहिए जो सिर्फ हाई लेवल कल्टीवेटर्स ही खरीदते हैं। लेकिन वो उसको वही पुराना कन्वीनियंट नहीं है बताना वाला वेग जवाब देता है। उस पर पूरा विश्वास करते हुए और उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए लॉयल सोंग यूयान तुरंत परचेज पूरा कर देती है। थोड़ी देर बाद बड़ा डिलीवरी बॉक्स जिसके अंदर वो मास जमा हुआ था इंस्टीट्यूट में पहुंचता है। लेकिन लिन जीचुन जानता था कि इस पावरफुल अपग्रेड के लिए उसको पूरी प्राइवेसी चाहिए, ये कोई आम टेम्परिंग नहीं थी। तो वो
पूरा विशाल पैकेज अपने अपार्टमेंट वापस ले जाता है ताकि वो अकेले में उसका अब्जॉर्प्शन कर सके। उसने उस वाइल नीले काले रंग के बदबूदार मांस पर हाथ रखा और जैसे ही उसको निगला, तुरंत इंटेंस ब्लू सिस्टम एनर्जी की एक तेज लहर उसके आसपास एक्सप्लोड हो गई और पूरा कमरा रोशन हो गया। उसका सिस्टम तेज रोशनी से लाइट अप हो गया, कंफर्म करते हुए कि उसने 10,000 पॉइजन काइमेरा के लाइफ एसेंस का एक बड़ा हिस्सा सक्सेसफुली खा लिया है, जिसने गाइड बुक प्रोग्रेस को तुरंत 100% पूरा कर दिया। एमसी के पीछे उस डरावने काइमेरा की एक टेरिफाइंग स्पेक्ट्रल इमेज दिखती है, जिसके 10,000 जहरीले जीवों की शक्ति थी। और फिर एक बड़ा सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमकता है। उसको अल्टीमेट बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिल गया है, इम्यूनिटी टू 100 पॉइजन्स, जिसका मतलब है कि सभी टॉक्सिन्स के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो, अपनी नई ओपी एबिलिटी को तुरंत टेस्ट करने के लिए लिन जिचुन आराम से एक छोटा सा वायल निकालता है, जिसमें एक पोटेंट पैरालाइजिंग न्यूरोटॉक्सिन भरा था, वो जहर जो बड़े से बड़े फाइटर को 2 मिनट में बेहोश कर देता। उसने वो जहर सीधा अपनी बाह में इंजेक्ट किया। पूरे 2 घंटे गुजर जाते हैं और वो बस आराम से अपने मसल फ्लेक्स करता है। उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे उसने सिर्फ पानी इंजेक्ट किया हो। क्या ही मेनियाक है ये। वो बहुत सैटिस्फैक्शन से मुस्कुराता है और कंक्लूड करता है कि नई इम्यूनिटी एट्रीब्यूट ने उस जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसके थोड़ी ही वक्त बाद लिन जिचुन एक बॉडीगार्ड बनकर शेन चिंगहान को उसकी मास्टर मो डोंगजी के साथ उसके दूसरे जरूरी जीन इंजेक्शन अपॉइंटमेंट के लिए मेडिकल बिल्डिंग तक ले जाता है। देखो, हम स्टेराइल हाईटेक रूम के अंदर है, जहां शेन चिंगहान आराम से एग्जामिनेशन टेबल पर लेटी है। उसकी मास्टर मो डोंगजी समझाती है कि दूसरे जीन की तरफ बढ़ने से पहले उसको पहले उसके शरीर में मौजूद जेलीफिश जीन का करंट स्टेटस अच्छे से चेक करना होगा। लेकिन जैसे ही मो डोंगजी ने अपनी हथेली शेन चिंगहान की छाती पर रखी, उसका शांत और स्थिर चेहरा तुरंत पूरे शॉक में बदल जाता है। उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। वो पूरे विश्वास ना होने की हालत में थरथराते हुए पूछती है कि स्टूडेंट का बायोलॉजिकल लेवल इतनी तेजी से इवॉल्व कैसे हो गया, ऑर्डिनरी टियर 2 से सीधा ऑर्डिनरी टियर 6 तक। ये ग्रोथ स्पीड तो बिल्कुल सुनी नहीं थी। थोड़ी शर्माते हुए शेन चिंगहान अपनी मास्टर को समझाती है कि वो चोरी छुपे लिन जिचुन से सीखी हुई इंटेंस ब्लड टेम्परिंग आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी और कुछ दिन पहले ही उसने अपना पहला फुल बॉडी टेम्परिंग पूरा किया है। मो डोंगजी इस इनक्रेडिबल फीट से पूरी तरह हैरत में है और तुरंत पूछती है कि इतनी तेजी से ये अचीवमेंट बिना किसी बड़े साइड इफेक्ट के कैसे हुआ। शेन चिंगहान बताती है कि उसने जेलीफिश किंग जीन से मिली पावरफुल वाटर कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने इंटरनल ची और ब्लड फ्लो को ठीक से मैनिपुलेट और गाइड कर सके, जिससे टेम्परिंग प्रोसेस सेफ हो गया। अपनी स्टूडेंट पर गर्व से भरते हुए मो डोंगजी प्यार से शेन चिंगहान का कंधा थपथपाती है। वो उसको एक सच्चा प्रोडिजी घोषित करती है और प्रिडिक्ट करती है कि ये यंग जीनियस इंसानियत के अल्टीमेट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक जरूर बनेगी। कसम से इस डिस्कवरी से एनर्जाइज्ड होकर मो डोंगजी एक प्रोफेशनल डिसीजन लेती है कि वो तुरंत अपनी स्टूडेंट को पुश करेगी और उसकी ग्रोथ की एब्सोल्यूट लिमिट्स टेस्ट करेगी। उसने 5 सिरिंजेस उठाए, हर एक में हाईली एबरेटेड बीस्ट्स के जीन्स थे और समझाया कि वो अभी 5 इंजेक्ट करेगी, ये देखने के लिए कि शेन चिंगहान कितने जीन्स को सेफली एनस्लेव कर सकती है। हमें पता चलता है कि ये 5 पावरफुल जीन्स 5 कोर एलिमेंटल एट्रीब्यूट से जुड़े हैं: पृथ्वी, आग, लकड़ी, धातु और जल। मो डोंगजी शेन चिंगहान को वार्न करती है कि इंजेक्शंस अब शुरू हो रहे हैं, ये काफी दर्दनाक हो सकता है। स्टूडेंट बहादुरी से हल्के से कंसेंट में सर हिलाती है। मो डोंगजी पूरी तरह हैरान होकर देखती है जब शेन चिंगहान के डोमिनेंट इंटरनल जीन्स तुरंत पहले इंजेक्ट किए गए अर्थ एट्रीब्यूट जीन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन पर अटैक करते हैं और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ड्रैगन का जीन इंटरनल सिस्टम में टिक भी नहीं पाता। उसने जल्दी फिगर आउट किया कि अगले 3 एलिमेंटल इंजेक्शंस फायर, वुड और मेटल का भी वही हाल होता है। वो सब शेन चिंगहान के सिस्टम डोमिनेंस से बेरहमी से एलिमिनेट हो जाते हैं। मो डोंगजी तुरंत कंक्लूड करती है कि सिर्फ आखिरी जीन जो वाटर एट्रीब्यूट का लाइफ एंड डेथ टोड था, वही उस अग्रेसिव इंटरनल पर्ज से बच पाया। शेन चिंगहान के मौजूदा जीन्स ने नए टोड एट्रीब्यूट को सक्सेसफुली एनस्लेव कर लिया और उसने तुरंत अपनी नई एबिलिटी लिन जिचुन को दिखाई, जो बहुत इंप्रेस था। अरे भाई, इस तेजी से हुए रिजेक्शन के बेस पर मो डोंगजी एक थियरी बनाती है कि शेन चिंगहान सिर्फ वही जीन सक्सेसफुली एनस्लेव कर सकती है जो वाटर एट्रीब्यूट से जुड़े हों। उसकी शक्तियां एक खास प्रकृति की तरफ ही झुक रही थी।
अपनी हाइपोथेसिस को अंतिम रूप से प्रूव करने की धुन में मो डोंगजी ने अगला कदम उठाया। उसने ध्यान से शेनचिंग हान को 3 और सिरिंजेस इंजेक्ट किए, जिनमें नए और पहले से भी ज्यादा पावरफुल वाटर एट्रीब्यूट जीन्स का शुद्धार्क भरा हुआ था। इंजेक्शन के दौरान शेनचिंग हान के शरीर में एक तेज झंझनाहट भरा करंट महसूस हुआ, जैसे उसका अंदरूनी माहौल इन नए जबरदस्त तत्वों को एडजस्ट करने के लिए लड़ रहा हो। जब ये इंटेंस प्रोसीजर आखिरकार खत्म हुआ, मो डोंगजी, जिनकी आंखों में थकान और उत्सुकता थी, ध्यान से अपनी स्टूडेंट से उसकी शारीरिक कंडीशन के बारे में पूछती हैं। शेनचिंग हान थोड़ी कमजोर आवाज में लेकिन मजेदार तरीके से कंप्लेन करती है कि उसको अब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो समझाती है कि उसके अंदर ऐसा दबाव महसूस हो रहा है जैसे उसने लालच में आकर बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो और अब उसका पेट फूल रहा हो। उसके इस विश्लेषण को सुनकर मो डोंगजी तुरंत रियलाइज कर जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि वो 3 नए वाटर जीन्स भी उनके शरीर में स्थायी रूप से बसने की बजाय डिस्ट्रॉय होकर मौजूदा डोमिनेंट जीन स्ट्रक्चर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं। अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर मो डोंगजी फौरन ये डिड्यूस करती हैं कि फिलहाल शेनचिंग हान की जेनेटिक कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। उनका निष्कर्ष ये था कि एक समय में शेनचिंग हान का शरीर सिर्फ 2 तरह के शक्तिशाली एबेरेंट बीस्ट जीन्स को ठीक से एनस्लेव और स्थिर कर सकता है। जैसे ही वो शेनचिंग हान को ऑपरेशन टेबल से उठने में मदद करती हैं, मो डोंगजी इस लिमिट के पीछे छिपे अपनी कोर थियरी को विस्तार से समझाना शुरू करती हैं। देखो, वो कहती हैं कि शेनचिंग हान का अभी का फिजिकल या मेंटल ताकत का लेवल, यानी उसका कुल एनर्जी और बायोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन इतना ज्यादा नहीं है कि वो तीसरे जीन के एनर्जी सिग्नेचर को ठीक से अपना गुलाम बना सके और उसे अपनी इच्छा के अनुसार चला सके। उन्होंने झट से स्टूडेंट को दिलासा दिया कि ये कोई स्थायी कमी नहीं है। जैसे जैसे उसकी टोटल ताकत और बायोलॉजिकल रेजिलियंस बढ़ती जाएगी, वो पक्का और एट्रीब्यूट्स को संभाल पाएगी और उन्हें बिना किसी रुकावट के अपने गुलाम बना पाएगी। ये अच्छी खबर सुनकर शेनचिंग हान का चेहरा तुरंत दर्द और थकान से हटकर नई खुशी और संकल्प से चमक उठा। उसने पक्के से घोषणा की कि वो इस नए लक्ष्य को पाने के लिए अब और भी सख्त ट्रेनिंग में खुद को झोंक देगी। तो मो डोंगजी ने ध्यान बदला और उन्हें लाइफ एंड डेथ टोड जीन से मिली अजीब नई एबिलिटीज के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि अब शेनचिंग हान एक खास लिक्विड निकाल सकती है जिसके बहुत ज्यादा तेज ठीक करने वाले, हीलिंग और खास तौर पर चिकना करने वाले लुब्रिकेटिंग इफेक्ट्स हैं। और फिर बड़े ही इशारों वाले और चालाक लहजे में मास्टर ने हंसी दबाते हुए ये जोड़ दिया कि अगर उन्हें फ्यूचर में कभी इस स्पेशल एबिलिटी की जरूरत पड़ी तो वो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यार, इस शर्मनाक और अश्लील बात की वजह से वहां मौजूद लिन जिचुन और शर्मिंदा शेनचिंग हान दोनों ही तुरंत एकदम लाल हो गए। तुरंत ये अजीब सा सब्जेक्ट बदलते हुए मो डोंगजी ने फिर एक बहुत ही जरूरी जानकारी दी। उन्होंने उन दोनों को बताया कि कुछ बड़े बाहरी दबावों के कारण, जिनमें शायद बड़े रिसोर्स ग्रुप्स का हाथ था, इस साल की बड़ी फ्रेशमैन कंपटीशन को अचानक से जनवरी के बीच में रीशेड्यूल कर दिया गया है। यार, उस रहस्यमयी शख्सियत ने शेनचिंग हान से कहा कि उसको एकदम शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है, खास तौर पर टॉप 5 प्लेसमेंट का पक्का टारगेट है, क्योंकि टॉप 5 में आने वाले सीधे एक एक्सक्लूसिव विशेष विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जगह पाते हैं, जो कि एक बहुत ही घनिष्ठ और ताकतवर मौका है जहां लेवलिंग अप की रफ्तार 2 गुना हो जाती है। प्रतिभाशाली शेनचिंग हान ने जरा भी देरी नहीं की। उसने तुरंत ये चुनौती स्वीकार की और कसम खाई कि वो कंपटीशन को पूरी तरह से हरा देगी और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगी और वो एक्सक्लूसिव जगह जरूर हासिल करेगी। लेकिन रुको, लिन जिचुन, जो अब तक एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह चुपचाप ये गहरी और सनसनीखेज बातचीत देख रहा था, वो शेनचिंग हान के इन बड़े बोलों को सुनकर और उनके बड़े लक्ष्यों के बारे में सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। अरे भाई, हम फिर से लिन जिचन के उस लग्जूरियस हाई राइज अपार्टमेंट में हैं। पूरी जगह पर एकदम शानदार सिंपल एलिगेंस झलक रही थी और वहां तो डाइनिंग टेबल पर एकदम मजेदार मल्टी कोर्स डिनर का शानदार अरोमा फैला हुआ था। सॉफ्ट लाइटिंग में वो सारे डिशेस चमक रहे थे। अचानक गेट खुला और चूर व्हील एकदम रंगीन तूफान की तरह अंदर आई। हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स भरे हुए थे। उसने बिना किसी शर्म के और बड़े नाटकीय अंदाज में अनाउंस किया कि वो फिर से उनकी इस आरामदायक शाम को क्रैश करने आई है। देखो, शेनचिंग हान तो तुरंत हंस दी। उसने दोस्त को यकीन दिलाया कि ऐसी बात सोचना तो फजूल है। उसने बोला कि वो हमेशा आती रहे, ये अपार्टमेंट तो उसका दूसरा घर ही समझ लो। लिन जिचिन, जो हमेशा शांत रहता है, उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोला, वेलकम। यार, शेनचिंग हान तो चूरुई के उन हाई एंड शॉपिंग बैग्स के इतने बड़े ढेर को देखती ही रह गई। एकदम रंगीन ब्रांडेड पहाड़ जो गिरने वाला था। कसम से चूरुई, शेनचिंग हान ने मजाक भरी आवाज में पूछा, तुमने आखिर क्या खरीद लिया? क्या पूरा मॉल ही खाली कर दिया? चूरुई की आंखों में शैतानी चमक थी। उसने खुशी से बताया कि उसके फैमिली के मेन कपड़ों की शॉप पर नया सीजनल ड्रॉप आया था।
पूरा इन्वेंट्री अच्छे से चेक करने के बाद उसको कुछ शानदार कस्टम डिजाइन्ड कपल्स लुक्स मिले जो उसके एक्सपर्ट ओपिनियन में लिन ज़िचेन और शेन किंग हान के लिए एकदम परफेक्ट थे। उसने अनाउंस किया कि ये सब उसकी तरफ से गिफ्ट है। उसने बिना जवाब का इंतजार किए सबसे बड़ा बैग लिन ज़िचेन को पकड़ा दिया, जोर देकर कहा कि उसने सब कुछ अच्छे से धो और प्रेस करवा दिया है और वक्त बर्बाद नहीं करना है। उसने अपना फोन निकालते हुए बोला, द फैशन शो अभी के अभी शुरू होना चाहिए। बस कुछ ही देर बाद पहले का हैरानी खत्म हो गई थी और लिन ज़िचेन और शेन किंग हान बेडरूम से बाहर आए, पहला मैचिंग आउटफिट एकदम अच्छे से मॉडल करते हुए, एक एलिगेंट कैजुअल निटवेयर सेट जो अर्थ टोन्स में था। चूरुई अब एकदम ज्यादा एंथुजियास्टिक डायरेक्टर की तरह डिमांड करने लगी कि वो कैमरा के लिए एकदम ड्रामेटिक पोज दें और साफ साफ बोला कि वो इन आइकॉनिक फोटोज को पक्का अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए मेन मॉडल्स की तरह यूज करेगी। लिन ज़िचेन को जब ये स्कीम समझ आई तो उसने नकली तकलीफ में आवाज निकाली, तो ये थी तुम्हारी असली प्लानिंग। लेकिन शेन किंग हान तो बस एकदम प्यारी सच्ची मुस्कान दे रही थी उस इम्प्रॉम्प्टू फोटोशूट के लिए। वो अपनी दोस्त के एंथुजियाज्म से बहुत खुश थी। उन्होंने जल्दी से दूसरा कोऑर्डिनेटेड लुक पहना जो ज्यादा एजी ब्लैक एंसेम्बल था जिसमें स्लीक लेदर एक्सेंट्स थे। चूरुई ने सीटी बजाई और जोर से बोला, ओके ये सेट तो और भी फायर है। एब्सोल्यूट परफेक्शन। तीसरा और ज्यादा रंगदार लेकिन मैचिंग सेट ट्राई करने के बाद चूरुई ने आखिरकार अपना फोन नीचे रखा। उसने संतुष्टि से उनको देखा और भरोसे से कहा कि ये खास सेट्स उसके पूरे स्टोर इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाले कपल्स आउटफिट्स बनेंगे। जब वो स्पॉन्टेनियस रनवे शो खत्म हुआ तो लिन ज़िचेन ने सबको प्यार से डाइनिंग टेबल पर बुलाया, जोर दिया कि वो ये तैयार किया हुआ खाना खा ले, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। दोनों लड़कियों को अचानक अपनी भूख याद आई और वो खुशी से मान गई। जब वो खा रहे थे और चम्मचों की हल्की आवाज आ रही थी, शेन किंग हान ने एक बहुत ही इरिटेटिंग घटना बताई जो उनके साथ अपार्टमेंट आते वक्त एक बहुत ही बुरी सीनियर ने की थी। उसने समझाया कि वो सीनियर स्टूडेंट अपनी सुपीरियर पावर रैंकिंग पर भरोसा करके रेजिडेंशियल ब्लॉक के बिल्कुल बाहर उनके शॉपिंग बैग्स चोरी करने की कोशिश कर रही थी। उस सीनियर ने तभी पीछे हटी जब एक दूसरे स्टूडेंट ने शेन किंग हान को लिन ज़िचेन की गर्लफ्रेंड के रूप में पहचाना, जिससे वो रिस्क आ गया जिसका उस गुंडी ने अंदाजा नहीं लगाया था। यार, एकदम तंग आ चुकी चूरुई तुरंत बीच में कूदी। उसका गुस्सा उबल रहा था। उसने कंफर्म किया कि ये वही सीनियर है जिसने पहले भी उसका नया महंगा मेकअप पैलेट उधार लिया था और फिर वापस करने की जहमत नहीं उठाई, ये बोलकर कि वो भूल गई। चूरुई ने और साफ किया, वो तुम्हें टारगेट नहीं कर रही थी किंग हान, वो खास तौर पर मुझे और मेरे नए सामान को टारगेट कर रही थी। तुम तो बस इस पूरे मेस में कोलैटरल डैमेज थी। दुख की बात है। शेन किंग हान का चेहरा सख्त हो गया। उसने जोर देकर कहा कि ये लगातार गलत बर्ताव बिल्कुल गलत है और पक्के से बोला कि डिनर के तुरंत बाद ही उन्हें सही जस्टिस मिलना चाहिए, ये बोलते हुए कि पावर का ऐसा खुला गलत इस्तेमाल बिना जवाब दिए नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन चूरुई रुक गई, उसका चेहरा चिंता से भर गया। लेकिन किंग हान, ये गुंडी तो असल में ताकतवर स्टूडेंट काउंसिल की एक बड़ी मेंबर है और उसका बॉयफ्रेंड भी वहां एक असरदार ऑफिशियल है। हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन शेन किंग हान को लिन ज़िचेन से तुरंत पक्का हौसला मिला। उसने शांति से लेकिन मजबूती से अपना कांटा नीचे रखा और बिना आवाज ऊंची किए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस सिंपल सीधे स्टेटमेंट से चूरुई की छाती में जो चिंता का भारी गोला था वो तुरंत हल्का हो गया। उसको गहरी राहत मिली कि लिन ज़िचेन उनके साथ है तो एकेडमी के अंदर उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। देखो, उन्हें पता था कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी के बड़े जिम में अपनी जरूरी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग क्लास के लिए हैं, तो अगले वो तीनों सीधे वहीं चल दिए। जैसे ही लिन ज़िचेन, शेन किंग हान और चूरुई उस बड़े गूंजते हुए जिम्नेजियम के व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो पूरी ट्रेनिंग क्राउड का ध्यान तुरंत उन पर गया। प्रैक्टिस की रफ्तार अचानक रुक गई। उन्होंने नए अनडिस्प्यूटेड किंग लिन ज़िचेन की दमदार शक्ल को पहचाना और चुपचाप डर के साथ सोचा कि कौन सा जरूरी काम उस लेजेंडरी फ्रेशमैन को उनकी ट्रेनिंग सेशन में लाया है। शेन किंग हान ने जल्दी से गलती करने वाली को ढूंढा और उंगली से बताया, एक सीनियर जिसके अलग से चमकदार रेडिश पिंक बाल थे और उसने ऐसी ही पोनीटेल बांधी हुई थी। उसने कान में बोला, वो है ली ज़िची। लिन ज़िचेन सीधे मुद्दे पर आया। उसकी आवाज जिम की हल्की गूंज के ऊपर भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने ली ज़िची को सीधा बोला, क्या यह सच है ली ज़िची कि तुमने मेरी दोस्त का महंगा मेकअप उधार लिया और उसे वापस नहीं किया? ली ज़िची ने अपने चमकदार बालों को झटका और कंधे उचकाए। उसने हंसकर कहा, जब मेरा मन करेगा तब वापस कर दूंगी। उसने फिर चूरुई पर इल्जाम लगाया कि वो फालतू में ज्यादा ड्रामेटिक, सेंसिटिव और छोटी चीजों पर पैटी हो रही है। गुस्से से भरी चूरुई आगे बढ़ी। उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए थे। छोटी चीजें? तुम लगातार मेरे एकदम नए महंगे पैलेट्स और खास सिरम्स ले जाती हो और फिर वापस करती हो तो वो सिर्फ खाली डिब्बे होते हैं जो सस्ते रिप्लेसमेंट से भरे होते हैं। ली ज़िची ने पूरी तरह से मना कर दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी वफादार दोस्त जो वहीं ट्रेनिंग कर रही थी उसकी मदद करने तुरंत आई, जिससे एक टेंस स्टैंड ऑफ बन गया।
जैसे ही चूरुई का गुस्सा हद से ज्यादा हो गया और वो लड़ने के लिए तैयार लग रही थी, लिन जिचन ने बीच बचाव किया। उसने प्यार से चूरुई के कंधे पर हाथ रखा और दोनों लड़कियों के बीच आ गया। उसने ली जिची से मांग की कि वो इस तरह के बर्ताव की असली वजह बताए। उसकी शांत आवाज के पीछे बहुत गहरी बात थी। फिर उसने पास खड़े टीचर की तरफ देखा जो सेशन को ओवरसी कर रहे थे और स्कूल के उस खास सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस रूल स्ट्रक्चर के बारे में साफ एक्सप्लेनेशन मांगी। उसने जानना चाहा कि क्या इस रूल का मतलब ये है कि ताकतवर लोगों को कमजोरों को बिना किसी नतीजे के परेशान करने की छूट है। टीचर ने अपनी इंस्ट्रक्शन रोक दी। वो उस ताकतवर फ्रेशमैन की सीधी बात से हैरान थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी के कॉम्बैट और चैलेंजेस से जुड़े 2 खास रूल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। देखो, उसने साफ किया कि कमजोर लोगों को बिना किसी शर्त के ताकतवर लोगों को चैलेंज करने की इजाजत है। ये एक बचाव का तरीका है, लेकिन ताकतवर लोगों को लड़ाई शुरू करने से पहले कमजोर की ज़बानी इजाजत लेनी पड़ेगी ताकि कोई बुलिंग ना करे। उसने समझाया कि ताकत ऑफिशियल रूप से कॉम्बैट पावर रैंकिंग से तय होती है, या अगर किसी स्टूडेंट की रैंकिंग नहीं हुई है तो वो सिर्फ ईयर लेवल से देखी जाती है। टीचर ने आगे बोला, और आखिरी बात, चैलेंज शुरू करने के लिए दोनों पार्टिसिपेंट्स को बराबर अमाउंट के स्कूल क्रेडिट्स दाव पर लगाने होंगे। जीतने वाला पूरा पॉट ले लेगा। अगर वो अमाउंट पर सहमत नहीं होते तो बाय डिफॉल्ट दाव सिर्फ 1 क्रेडिट का होगा। यार, ये जरूरी दाव वाली आखिरी बात सुनकर बुली लीजिकी को पक्का हैरानी हुई और उसकी हल्की सी मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए रुक गई। लिन जिचन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट, समझदारी वाली मुस्कुराहट धीरे से आई, क्योंकि उसने तुरंत सिस्टम रूल के गहरे स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस को समझ लिया। उसने जोर से, एकदम हक से बोला, इस हिसाब से मैं एक फर्स्ट ईयर होने के नाते अभी तुरंत बिना किसी शर्त के किसी भी सेकेंड ईयर को चैलेंज कर सकता हूं। लीजिकी ने जोर से हंसकर लिन जिचन का मजाक उड़ाना चाहा। ओह, तो क्या महान लिन जिचन सच में मुझ जैसी लड़की को बुली करने के लिए नीचे गिरेगा? क्या तुम्हें यह छोटा सा झगड़ा खत्म करने के लिए कोई गलत फायदा चाहिए? लेकिन अंदर से उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका अपना बायोलॉजिकल कॉम्बैट लेवल सिर्फ एक साधारण टियर 5 था और उस एमसी के सामने उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वो जीनियस जिसने स्कूल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसके बहाने को तुरंत समझते हुए लिन जिचन ने उसको नजरअंदाज किया और शेन किंगहान की तरफ पलटा। उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि चैलेंज वो शेन किंगहान लीजिकी को दे। ये बात सुनकर शेन किंगहान पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके प्लान की होशियारी को समझकर एक चैलेंज 2 लड़कियों के बीच, जिनका रैंक लगभग एक जैसा लग रहा था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी स्ट्रैटेजी छुपा था। शेन किंगहान का चेहरा तुरंत सीरियस और पक्का हो गया। उसने कंफर्म किया कि उसने ये काम ले लिया है और उसकी नजर पहले ही बुली पर जम चुकी थी। अरे भाई, एक घबराहट में आई चूरुई ने तुरंत उनको रोकने की कोशिश की। उसने लिन जिचन का हाथ पकड़ लिया। उसकी घटिया तानों में मत आओ, किंगहान को लड़ने मत दो, उसने बहुत जोर से मिन्नत की। वो अंदर से चिंता में थी। उसको याद था कि शुरू के असेसमेंट्स में शेन किंगहान हमेशा उसके साथ ही क्लास में सबसे नीचे रैंक पर रहती थी। उसको लगा कि शेन किंगहान को अब लीजिकी से लड़ने भेजना उसको मार खाने भेजने जैसा ही है। शेन किंगहान ने बड़े आराम से अपनी सहेली के कंधे पर एक तसल्ली देने वाला हाथ रखा। उसकी पकड़ हैरानी वाली तरीके से मजबूत थी। आराम करो चूरुई, उसने हुक्म दिया। पूरे अजीब से कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला, मैं जानती हूं मैं ये मैच जीत सकती हूं। शर्माती हुई चूरुई अपनी दोस्त के इस अचानक आए कूलनेस, समझदारी और छुपी हुई ताकत को देखकर पूरी तरह से उसकी तरफ खिंच गई और सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर और तारीफ से देखती रही। शेन किंगहान ने फिर एकदम ग्रेसफुल एथलेटिक छलांग लगाई और जिम के बीच में बने हुए मजबूत डूलिंग फ्लोर पर परफेक्ट तरीके से उतरी। उसने ऑफिशियली अपना परिचय दिया, मैं फर्स्ट ईयर जीनियस क्लास से शेन किंगहान हूं। उसकी आवाज साफ और ठीक थी जब उसने सेकेंड ईयर एवोल्यूशन क्लास की लीजिकी को एक ऑफिशियल चैलेंज दिया। गुस्से में और घेरी हुई लीजिकी ने बहुत जोर से सोचा कि इस घमंडी सुंदर फ्रेशमैन में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो एक सीनियर से जीतने का सोच रही है। और उस वक्त बढ़ती हुई भीड़ में खड़े स्टूडेंट्स धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि शेन किंगहान लड़ाई के लिए खड़ी होकर कितनी कमाल की खूबसूरत और कितनी कूल लग रही थी। अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक सुंदर चेहरा मानकर और उसको डराने की उम्मीद में लीजिकी उसके सामने डूलिंग फ्लोर पर गुस्से से उतरी। उसने हिम्मत से सजेस्ट किया कि दाव को डिफॉल्ट 1 क्रेडिट से बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। उसने कॉन्फिडेंटली बोला, मैं इस मैच पर पूरे 10 स्कूल क्रेडिट्स का दाव लगाती हूं। एक नजर रखने वाले टीचर ने जल्दी से बीच में आकर कंफर्म किया कि दोनों पार्टिसिपेंट्स नियम के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए ऑफिशियली सहमत थे। शेन किंगहान ने बगैर किसी झिझक के ये बड़ा दाव मान लिया और उसने भी 10 जरूरी स्कूल क्रेडिट्स दाव पर लगा दिए। दोनों खतरनाक लड़ाकू अपने अपने कॉम्बैट स्टैंसेस में खड़ी हो गईं। शेन किंगहान का पोस्चर नीचा, फोकस्ड और हैरानी वाली तरीके से नियम में था, जबकि लीजिकी ने एक ढीला, ज्यादा गुस्सा वाला स्टैंस लिया। वो सिर्फ अपने जोर पर भरोसा कर रही थी। उन्होंने कंफर्म किया कि वो तैयार थे और टीचर ने ऑफिशियली मैच शुरू होने का सिग्नल दे दिया।
यार जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, शैनकिंग हान के बाल पल भर के लिए अपने आम चमकते हुए पर्पल रंग से बदलकर एक चमकदार इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट में फ्लैश हुए और वो नाकाबिले यकीन आंखें चौंधियाने वाली स्पीड से आगे बढ़ी। उसके पीछे एक तेज हवा का झोंका आया। ली ज़िकी पूरी तरह से शेल शॉक्ड हो चुकी थी। वो दिमाग में चिल्ला रही थी कि उसकी ओपोनेंट कितनी तेज चल रही थी। ये ऐसी स्पीड थी जो उसने किसी स्टूडेंट में कभी नहीं देखी थी, खासकर एक फ्रेशमैन में तो बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि उसका दिमाग उसकी ओपोनेंट के आने की उस अजीब इंसानियत से ज्यादा स्पीड को पूरी तरह से समझ पाता, ली ज़िकी अचानक बीच में ही पूरी तरह से जम गई। एक बेकाबू तेज कंपकपी उसके पूरे शरीर को पकड़ गई, जो उसके अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ वाइब्रेट हो रही थी। एक गहरा, तबीयत खराब करने वाला चक्कर, डिजीनेस उसको घेर लिया, उसकी सब सेंसेस को खराब कर दिया। घबराहट में वो इस अचानक पैरालाइज करने वाली अफ्लिक्शन का सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये सवाल पूछ रही थी कि उसके खिलाफ कौन सी अजीब, कमजोर करने वाली एबिलिटी यूज की गई है। उसका हर सिनैप्स काम करने के लिए चिल्ला रहा था, फिर भी वो फंसी हुई थी। छोटा सा मसल फाइबर भी हिलाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। ली ज़िकी के इस पल भर के पूरे पैरालिसिस का फायदा उठाते हुए शैनकिंग हान बेरहमी से प्रिसिजन के साथ चली। वो तेजी से घूमी, अपनी हर छुपी हुई ताकत को इकट्ठा किया और एक अकेला, तबाही मचाने वाला हाई किक छोड़ दिया। हील सीधे और जोरदार तरीके से ली ज़िकी की जॉ लाइन से टकराई। हड्डी और कार्टिलेज टूटने की आवाज इतनी जोर से आई कि इस हंगामे में भी हैरानी हो गई। उस निशाने वाले वार में भरी हुई वो कच्ची, नाकाबिले यकीन ताकत एक टॉप के गोले जैसी थी। उसने उस घमंडी सीनियर को सिर्फ पीछे में ही फेंका, बल्कि पूरे बड़े जिम्नेजियम फ्लोर पर हवा में उड़ा दिया। उसका शरीर एक लचार प्रोजेक्टाइल बन गया। उसकी तेज, चक्कर देने वाली उड़ान का अंत एक डरावने, तबीयत खराब करने वाली थड की आवाज से हुआ, जब वो ब्लीचर्स के नीचे दी गई पत्थर की दीवार से बेकाबू होकर टकराई और फिर उस सख्त फ्लोर पर गिर गई, बिल्कुल निशब्द। हजारों देखने वालों पर एक हैरानी वाली खामोशी छा गई। टियर्ड स्टैंड्स में बैठे पूरे स्टूडेंट बॉडी को, जो उन्होंने अभी नामुमकिन ताकत देखी थी, उसको प्रोसेस करते हुए बिल्कुल जमे रहे। उनके बीच शैनकिंग हान की दोस्त चूर हुई सबसे ज्यादा शॉक थी। उसका मुंह खुला रह गया। वो मुश्किल से रुककर धीमी आवाज में बोल पाई। अपने आप से पूछ रही थी कि उसकी आमतौर पर शांत, शरीफ दोस्त, जिसको वो बहुत अच्छे से जानती थी, उसको ये तबाही मचाने वाली ओवरपावर्ड स्ट्रेंथ कब और कैसे मिल गई। कसम से वो अजीब खामोशी तब टूटी जब ली ज़िकी की घबराहट में आई साथी वांग ले नाम की लड़की ने एक तेज, डर से भरी चीख मारी और कोट के पार टकराने की जगह की तरफ दौड़ी। हारी हुई और अब पूरी तरह से अनकॉन्शियस बुली के पास जाकर वांग ले ने तेजी से अपना हाई एंड फोन निकाला। उसने तुरंत एक बहुत हाई लेवल कॉन्टैक्ट को स्पीड डायल किया, जिन मिंगयू। उसकी आवाज घबराहट और गुस्से से भरी हुई थी। उसने सांस रोकते हुए डिटेल्स बताए कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक ही किक से बुरी तरह से मार दिया गया है, वो अनकॉन्शियस है और शायद उसको एक सिवियर कंकाशन या उससे भी ज्यादा चोट आई है। उसने पूछा नहीं, उसने मांग की कि वो तुरंत इस जगह यूनिवर्सिटी जिम्नेजियम पर पहुंचे। दूसरी तरफ से उस असरदार आदमी का जवाब तुरंत और बहुत डराने वाला था। जिन मिंगयू ने, उसकी आवाज ठंडे गुस्से से भरी थी, कंफर्म किया कि वो लोग पहले ही अपने साधन यानी रिसोर्सेस को इकट्ठा कर रहे थे और पूरी स्पीड से जिम की तरफ निकल रहे थे। अपनी बेजान, लाचार दोस्त की रैगडॉल बॉडी को धीरे से पकड़ते हुए वांग ले ने आहिस्ते से ऊपर देखा। उसने कोर्ट के उस पार खड़े शैनकिंग हान के पूरे स्क्वाड पर एक जानलेवा, जहरीली नजर डाली। देखो, उसकी आवाज गुस्से से कांपते हुए बोली। उसने एकदम ठंडी, गुस्से वाली चेतावनी दी। तुम तीनों ने यार आज अपना अंजाम खुद तय कर लिया है। तुम लोग बहुत बड़ी, बिना माफी की दिक्कत में हो। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, एडवांस ट्रेनिंग सेक्टर में शक्ति गूंज रही थी, पूरी तरह से कंट्रोल्ड। एक बड़े से साफ चेंबर के अंदर लंबी लंबी, हल्की हल्की दिखने वाली पॉड्स थी, जो अंदर से नीले रंग में चमक रहे थे। ये सब एडवांस्ड एनर्जी कंटेनमेंट सिस्टम्स थे। यार, इन क्रिस्टलाइन वेसल्स के अंदर एकेडमी के जीनियस स्टूडेंट्स अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को पुश कर रहे थे, मुश्किल एक्सरसाइजेस से रॉ पावर बना रहे थे और उसे चैनल कर रहे थे। ये एक्सरसाइजेस हाई स्ट्रेस कॉम्बैट जैसा फील देने के लिए थे। पॉड्स के बाहर का माहौल एंटिसिपेशन से भरा था। एक तेज इलेक्ट्रिक टेंशन थी, क्योंकि बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर सबके स्कोर्स दिख रहे थे। अरे भाई, नीचे जो स्पेक्टेटर्स इकट्ठे थे वो हैरानी और कंपेटिटिव चिंता से बज़ कर रहे थे। सब बड़े ध्यान से देख रहे थे कि टॉप रैंकर्स कितनी बेहतरीन तरह से अपनी ड्रिल्स एग्जीक्यूट कर रहे थे।
खास करके लियोयू और लू योंगजियान ने मैट्रिक्स पर डोमिनेट किया। उनके एनर्जी सिग्नेचर्स हर बेंचमार्क को पार कर गए और फैकल्टी के सारे ट्रेनिंग पैरामीटर्स को तोड़ दिया। लेकिन जो मीवी आमतौर पर शांत रहती थी, उसने भी बहुत अच्छा और रिस्पेक्टेबल स्कोर लाया और खुद को एलीट टियर में पक्का कर लिया। कसम से जब वो मुश्किल हाई इंटेंसिटी सेशन खत्म हुई तो वो पावर कंटेनमेंट पॉड्स धीरे से वापस अंदर चले गए। उनके इंस्ट्रक्टर, जो एक कड़क वेटरन थे और अपनी सख्त ट्रेनिंग मेथड्स के लिए जाने जाते थे, वो आगे आए थकी हुई क्लास से बात करने। उन्होंने सबको उनके मिलकर किए हुए एफर्ट पर बधाई दी और बताया कि ये सेशन कितना मुश्किल था और जोर देकर कहा कि सबको ठीक से अच्छा रेस्ट लेना चाहिए। रिकवरी की जरूरत पर खास ध्यान दिया अगले पुश से पहले। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बॉम्बशेल अनाउंसमेंट की जिसने ट्रेनिंग के बाद की शांति को तोड़ दिया। यार, वो बड़ा जिसका सबको इंतजार था, फ्रेशमैन कंपटीशन, जो पहले फरवरी के आखिर में होने वाला था, उसे अचानक से आगे बढ़ा दिया गया। अब वो जनवरी 18 को होगा। सिर्फ 3 वीक्स बचे थे। ये खबर रूम में एक बड़े शॉकवेव की तरह लगी। ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ सबने हैरानी में सांस ली क्योंकि सबको ये एक्सेलरेटेड टाइमलाइन समझ आ रहा था। अरे भाई, ये अचानक बदलाव ली मोयू के लिए तो प्योर एड्रेनलिन था। उसकी आंखों में तुरंत मैनिक एक्साइटमेंट दिखी। उसने आसपास के स्टूडेंट से जोर से डिक्लेयर किया कि उसे इसी मोमेंट का इंतजार था। ये मौका था कि वो उस परेशान करने वाले लिन जिचिन को पूरा हरा देगा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से गर्व से कहा कि उसने अभी कई सक्सेसफुल जीन फ्यूजन्स किए हैं और वो अब ऑर्डिनरी टियर 7 पावर अचीव करने के बहुत ज्यादा करीब है। एक ऐसा लेवल जिसके सामने कंजर्वेटिव प्योर ब्लडेड लिन जिचिन शर्मनाक तरीके से पैथेटिक लगता है। लियोयू ने ये बात जोर से कही कि असली पावर के लिए चेंज और सैक्रिफाइस चाहिए होता है। तो बाकी क्लास भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनकी आवाजें एक कॉम्पिटिटिव हम में मिल गई। वो सब अग्री थे कि लिन जिचिन का प्योर ह्यूमन रहने का डिसीजन फ्यूजन से मिलने वाले ऑब्वियस जेनेटिक एडवांसमेंट्स को एक्सेप्ट ना करना उसके इन्नेट टैलेंट की बहुत बड़ी और दुख भरी बर्बादी थी। यार, वो उसकी पुरानी सोच, ऑब्सोलीट फिलॉसफीज पर उसके स्टबन रहने के बारे में फुसफुसा रहे थे। ये सब जजमेंटल गार्बेज टॉक सुनकर मी वाई का सब्र टूट गया। उसने एक ऐसी गुस्से वाली नजर से उनको तुरंत चुप करा दिया जिसमें इमीडिएट फिजिकल पेन का वादा था। उसकी आवाज तेज थी और उसमें खतरनाक अथॉरिटी थी जब उसने सबको बोला कि वो दूसरे लोगों के हाईली पर्सनल लाइफ चॉइसेस पर फैसला सुनाना बंद करें, खास करके जो बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से जुड़े हैं। जिन स्टूडेंट्स ने गॉसिप किया था वो तुरंत गिदगिदाने लगे, माफी मांगने लगे और अपनी बात से पीछे हटने लगे क्योंकि वो आमतौर पर शांत रहने वाली मी वाई के गुस्से से डर गए थे। तो मी वाई ने पूरे रूम को देखा। उसकी नजर सभी क्लासमेट्स पर पड़ी और उसने एक बहुत सस्पिशियस एब्सेंस देखी। शेन शिंगहान, जो आमतौर पर सबसे मेहनती और हर जगह प्रेजेंट रहने वाली स्टूडेंट थी, वो इस जरूरी एडवांस ट्रेनिंग सेशन में कहीं नहीं थी। मी वाई को उसकी ये एब्सेंस बहुत अजीब और चिंताजनक लगी। अपने इंट्यूशन के चलते वो तुरंत सेकेंड ईयर इंस्ट्रक्टर के पास गई जो अपर क्लास लैब्स को देख रहे थे और शेनिंगहान के बारे में पूछा। इंस्ट्रक्टर ने उसे हल्की सी परेशानी के साथ बताया कि शेनिंगहान ने किसी गंभीर प्राइवेट मैटर के लिए इमरजेंसी लीव मांगी है जिसके डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है। यार, इससे पहले कि मी वाई और इन्फॉर्मेशन मांग पाती, ब्लास्ट प्रूफ जिम के भारी डोर्स जोर से खोले गए। एक पूरा पागल जैसा पसीने में भीगा हुआ स्टूडेंट फैसिलिटी के अंदर आया। वो अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रहा था कि लिन जिचिन और शेनिंगहान नीचे जनरल स्टूडेंट जिम के पास बवाल मचा रहे हैं और एक पूरी फुल स्केल ब्रॉल कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेंट सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा था और उसने सबसे हैरानी वाली बात बताई। शेनिंगहान ने अभी सेकेंड ईयर इवोल्यूशन क्लास की एक बहुत पॉपुलर हाई रैंकिंग लड़की पर विशियसली अटैक किया और उसको बुरी तरह से पीटा है। तो ट्रेनिंग की बोरियत से अचानक मिले इस अनप्रेसिडेंटेड ड्रामा में दिलचस्पी लेकर पूरी जीनियस क्लास, जिसमें हैरान और यकीन न करने वाला लियोयू भी शामिल था, तुरंत फैसिलिटी से भाग निकले। वो मेन स्टेयरवेल से नीचे उतरे, बेचैन थे कि ये अनबिलीवेबल एक्शन अपनी आंखों से देखें। जब वो जिम्नेजियम पहुंचे तो वहां पूरा हदकंप मचा हुआ था, टोटल पैंडेमोनियम। एक पूरी एनरेज्ड लड़की लेजिकी के ऊपर झुकी हुई थी जो जमीन पर बुरी तरह रो रही थी। यार, लेजिकी का खूबसूरत चेहरा, हैरानी की बात यह थी कि तेज गहरे चोटों, ब्रूजेस से भरा था, तुरंत सीरियस फिजिकल ट्रॉमा का निशान। वो बेकाबू होकर चीख और चिल्ला रही थी कि अटैक ने उसका फ्लॉलेस चेहरा हमेशा के लिए खराब कर दिया है। लेजिकी की फ्रेंड उसके पास खड़ी थी, शेनिंगहान पर श्रीक कर रही थी, उसको बुरी तरह सुना रही थी कि इतना ब्रूटली अननेसेसरी तरीका क्या था कि किसी के चेहरे पर इतनी हड्डी तोड़ने वाली फोर्स से किक मारा। उन शिकार विक्टिम्स के ठीक सामने खड़ी शेनिंगहान सच में हैरान और पूरी दुखी लग रही थी। उसने हकलाते हुए माफी मांगी, अपने हाथ पकड़े हुए। उसने बार बार एक्सप्लेन किया कि उनके छोटे से झगड़े के दौरान अल्टरकेशन वो अपनी नई सुपर स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में पूरी तरह फेल हो गई। जब शेनिंगहान बेचैन होकर माफी मांगने की कोशिश कर रही थी तो लिंजी चिन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने उसको हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया और एकदम शांत आवाज में बोला कि तुरंत माफी मांगना बंद करो, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये उसकी गलती नहीं थी कि ओपोनेंट में डिफेंसिव स्किल की इतनी कमी थी कि वो एक बेसिक इम्पैक्ट भी नहीं सह सकी।
जब उन्होंने इस तेजी से बढ़ते हुए सीन से दूर जाने की कोशिश की तो लिजिकी की फ्रेंड ने जोर से शेनिंग हान का हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियां चुभा दी। वो बुरी तरह चिल्लाई कि इतना विशेष असॉल्ट करके वो आराम से यहाँ से नहीं जा सकते। लिंजी चिन तुरंत बीच में आया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और उसने शेनिंग हान के हाथ से उस लड़की का हाथ जोर से थप्पड़ मारकर हटा दिया। एक तेज आवाज आई। उसने एक डरावनी चेतावनी दी। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। साफ साफ कहा कि अगर उसने उनको फिजिकली हरास करना जारी रखा तो उसे मजबूर होकर ओवरवेलमिंग फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो वहां से तुरंत जा सके। यार लिजिकी की फ्रेंड ने डर से नहीं लेकिन मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। उसने उसको फ्रेशमैन का न्यू किंग होने का ताना मारा और अपनी थोड़ी आगे करके उसे चैलेंज किया कि वो उसे भी चेहरे पर पंच मारे, ये यकीन करते हुए कि वो किसी लड़की को मारेगा नहीं। 1 मिलीसेकंड की भी हिचकिचाहट या चेहरे पर कोई बदलाव लाए बिना लिंजी चिन ने एकदम परफेक्टली और प्रिसाइसली उसके चेहरे पर मुक्का मारा। टक्कर की आवाज बहुत तेज और गंदी थी। उसने बिना कोई भावना दिखाए बोला कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी अजीब रिक्वेस्ट नहीं सुनी थी और इसीलिए वो इसको पूरा करने के लिए मजबूर था। बिंग! सिस्टम ने ये एक्शन एक छोटे तेज चाइम के साथ रजिस्टर किया और तुरंत बता दिया कि अपने एमसी को इस असॉल्ट के लिए एक स्कूल क्रेडिट तुरंत मिल गया है। बिल्कुल उसी हाईली केओटिक मोमेंट पर एक बहुत तगड़ा मस्कुलर स्टूडेंट वहां घुस आया, हैरान देखने वालों को धक्का देते हुए। यार ये स्टूडेंट काउंसिल डिसिप्लिन ऑफिसर जिन मिंगू था, एक ऐसा फिगर जिसका नाम उसके आने से पहले ही पहुंच जाता था। प्लॉट ट्विस्ट, जिन मिंग्यू लिजिकी का बहुत ज्यादा बचाने वाला बॉयफ्रेंड भी था। अरे भाई, जब जिन मिंग्यू ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी लड़की जमीन पर रो रही हैं और उनके चेहरे पर बहुत चोट लगी है तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कांपते हुए लिन जिचिन से पूछा कि लड़कियों को इतनी बेरहमी से और ज्यादा ताकत से मारना क्यों जरूरी था। लिन जिचिन ने पूरे शांति से जवाब दिया कि उसके लिए जिन मिंग्यू की गर्लफ्रेंड का छोटे और कमजोर फ्रेशमैन को बुली करना और परेशान करना इससे भी ज्यादा बड़ी और बुरी वायलेंस हिंसा थी। जिन मिंग्यू ने तुरंत उस इल्जाम पर गुस्सा दिखाया और अपना छाती फुला ली। उसने एमसी से कहा कि वो बिना सबूत के ऐसी झूठी बातें बोलने की हिम्मत ना करे और बुलिंग का सबूत मांगा। उसी बहुत जरूरी वक्त पर लू योंगजान, जो ये सारा ड्रामा मजे से देख रहा था, भीड़ से आगे आया। उसने जिन मिंग्यू को बीच में रोका और शांत गंभीर आवाज में साफ साफ कहा कि उसने खुद पिछले कुछ महीनों में जिन मिंग्यू की गर्लफ्रेंड को कई बार साधारण नॉन रैंकर फ्रेशमैन को परेशान और बुली करते देखा है। यार इस बेकार की वक्त बर्बाद करने वाली बहस से थककर लिन जिचिन सीधी बात पर आया। उसने जिन मिंग्यू की आंखों में देखा और बोला कि अगर उसको सच में अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे के लिए जस्टिस चाहिए तो वो उसको अभी डुएल के लिए चैलेंज करे, क्योंकि एमसी के पास फालतू की बातें करने का वक्त नहीं था। कसम से जिन मिंग्यू ने बहुत तेज गुस्से और चोट लगी हुई इज्जत के साथ तुरंत चैलेंज मान लिया। फिर उसने इस मैच का दाव बहुत बड़ा कर दिया, उस फ्रेशमैन को डराने की कोशिश करते हुए। उसने मैच के नतीजे पर 300 स्कूल क्रेडिट्स का बहुत बड़ा वेजर लगाने को कहा और फिर बहुत घमंड से पूछा कि क्या एक मामूली फ्रेशमैन इतनी ज्यादा अजीब रकम दे भी सकता है। सबको पूरा शौक और हैरानी हुई और जिन मिंग्यू का घमंड टूट गया जब लिन जिचिन ने पूरे आराम से कंफर्म किया कि हाँ, वो जरूर ये वेजर दे सकता है। उसने शर्तों को पक्का करने के लिए छोटा सा सिर हिलाया। साइड से मीवी ने पूरी हैरानी में अपना सीना पकड़ लिया। उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई थीं। वो धीरे से खुद से बोली कि लिन जिचिन में इतनी हिम्मत, इतनी लापरवाही कहां से आई कि उसने जिन मिंग्यू से पंगा ले लिया। जिन मिंग्यू तो डेवास्टेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज वाला एक बहुत ताकतवर और जाना माना ऑर्डिनरी टियर 7 फैंकर था, लेकिन लू योंगजान को पूरा मजा आ रहा था। उसने पास खड़े एक आदमी से हल्के मुस्कुराते हुए कहा कि उसने कभी किसी को अपनी छिपी हुए पैसों की और जिस्मानी ताकत दिखाने का इतना शोर शराबा वाला और खुला तरीका नहीं देखा था। जिम के निर्धारित ड्वेलिंग एरिया के बीच में वो मजबूत सिंथेटिक फ्लोर जो कॉशन टेप से घिरा था। लिन जिचिन और जिन मिंग्यू आमने सामने खड़े हो गए। जब रेफरी जल्दी से पीछे हटा तो ये हाई स्टेक्स मैच शुरू हो गया। तुरंत जिन मिंगू ने अपना अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन खोल दिया। उसके पहले से ही बड़े डोले शोले वार फैल गए। उसका शरीर तेजी से बदलकर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर जैसा बीस्ट बन गया। उसके सिर के चारों तरफ घने काले बाल उगाए जो एक बड़ी मेन यानी केसर बना रहे थे और उसकी उंगलियां तेज क्लॉज यानी पंजे में बदल गई थीं जो स्टील को भी फाड़ सकते थे। उसके बदले हुए रूप से निकलने वाला तेज गुस्सा वाला प्रेशर बहुत ज्यादा और दम घोटने वाला था। देखने वाले स्टूडेंट साफ साफ कांप रहे थे और पीछे हट रहे थे और धीरे आवाज में पूछ रहे थे कि लिन जिचिन इस डरावने भयानक एवोल्यूशन के खिलाफ जीत कैसे सकता है। एक डरावनी जानवर जैसी दहाड़ के साथ जिससे छत हिल गई, पूरा बदला हुआ जिन मिंग्यू एमसी की तरफ बहुत तेज जमीन को छोड़ते हुए गुस्से से लपका। बीस्टली पावर का इतना डरावना डिस्प्ले तेजी से उसके पास आ रहा था, लेकिन लिन जिचिन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पूरे शांति में खड़ा था। उसने तो डिफेंसिव स्टैंड लेने की भी जरूरत नहीं समझी। जिन मिंगू ने शोर में चिल्लाया कि क्योंकि लिन जिचिन की गर्लफ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर हमला करने की हिम्मत की तो वो अब सही बदले में लिन जिचिन का चेहरा पूरी तरह से तोड़ देगा।
जिनमिंगू ने एक बहुत बड़ा पंजे वाला घूंसा सीधा लिन जिचिन के सिर पर मारा, जिससे हवा में एक तेज झटका देने वाली शॉक वेव पैदा हुई। उस टक्कर का नतीजा तुरंत, एकदम से और बिल्कुल हैरत अंगेज था, जो सारे नियम और उम्मीदों को झुठला रहा था। जिनमिंगू का बदला हुआ बीस्टली हाथ पूरी तरह से टूट गया। उसकी हर हड्डी और हर पंजा टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे ही वो लिन जिचिन के बिल्कुल मजबूत, अपनी जगह से ना हिलने वाले चेहरे से टकराया। वो बड़ा गिरा हुआ सीनियर जोर से अपने घुटनों पर गिर गया, मारे जाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए हाथ के झटके से। उसने अपने टूटे हुए, दर्द से चीखते हुए हाथ को पकड़ लिया और बहुत ही ज्यादा दर्द में तड़पने लगा। अपने पूरी तरह हारे हुए दुश्मन के ऊपर जीत के साथ और बिना किसी चोट के खड़े होकर लिन जिचिन ने शांति से घोषणा की। उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी कि मैच पक्के तौर पर खत्म हो चुका है। फिर उसने इस घोषणा के बाद अपने दुश्मन के बहुत बड़े धड़ पर एक बहुत तेज ताकतवर लात मारी, जिससे जिनमिंगयू का विशाल बदला हुआ शरीर पूरे बड़े जिम में उड़ता चला गया। वो बेजान शरीर जोर से कमरे के दूसरी तरफ खाली स्पेक्टेटर सीट से टकराया। स्टूडेंट्स की बड़ी भीड़ बिल्कुल चुप हो गई, डर और हैरानी के एक सामूहिक सन्नाटे में जम गई। उन्होंने एक टियर 7 रैंकर को एक मामूली फ्रेशमैन के एक ही वार से खत्म होते देखा था। लू योंगजान ने छत की तरफ देखते हुए एक समझदारी वाली मुस्कान के साथ कहा कि यह सारा सिलसिला उसे बहुत ज्यादा शक के तौर पर जाना पहचाना लग रहा था। और उधर लाइयू पूरा शर्मिंदा और जलील खड़ा था। उसका चेहरा शर्म से तेज लाल हो गया था जब उसको लिन जिचिन और अपने बीच की ताकत का असली गैप समझ आया। अरे भाई, ताकत के इस कच्चे, जबरदस्त और डरावने डिस्प्ले को देखकर गुस्से में भरे लाइयू ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने दादाजी को जरूरी कॉल किया। उसने डर और पक्के इरादे के मिश्रण से कांपती हुई आवाज में मांग की कि उसको तुरंत रिस्क की परवाह किए बिना एक दूसरे बीस्ट जीन के साथ फ्यूजन करना होगा। अगले ही दिन लिन जिचिन, जो अब 300 क्रेडिट से और अमीर हो गया था और एकेडमी में अपनी जगह और दौलत को और मजबूत करने के लिए तैयार था, उसने अपनी नई बनी हुई शोहरत का फायदा उठाने के लिए अपने सामने इकट्ठे हुए सारे स्टूडेंट बॉडी को संबोधित किया। लिंचन ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बीच में पूरे विश्वास के साथ खड़ा था और उसकी आवाज सब तक साफ जा रही थी। उसने ऑफिशियली घोषणा की कि तुरंत असर से वो एक पर्सनलाइज्ड सर्विस शुरू कर रहा है, जिसमें वो किसी भी क्लाइंट के लिए जो उसकी सर्विस लेना चाहेगा, पैसे लेकर प्रॉक्सी बैटल्स लड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा। उसने शर्तों को बहुत ध्यान से बताया। क्लाइंट का स्टेटस, चाहे वो रैंकिंग्स में सबसे नीचे लड़ने वाला नया कमजोर फ्रेशमैन हो या एक जाना पहचाना ताकतवर सीनियर जिसको एक छिपा हुआ जीत चाहिए, उसके लिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। एक ही मांग थी, वो था अच्छा पैसा। जब तक वो जरूरी फी वेरीफाइड स्कूल क्रेडिट्स में देते थे और ये पक्का करते थे कि उसके वक्त की सही कीमत लगाई गई है, तो वो खुद अरीना में उतरेगा और उन्हें किसी को भी चैलेंज करने में मदद करेगा, रैंक या शोहरत की परवाह किए बिना। इस प्रपोजल की हिम्मत देखकर भीड़ में हैरानी और उत्तेजना की लहर दौड़ गई। आगे खड़ा हुआ लू योंगजान की आंखें थाली जैसी बड़ी हो गई थीं और वो खुली तारीफ से चमक रही थीं। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद करके उछलना शुरू कर दिया, सबके सुनने के लिए खुशी से चिल्लाते हुए कि लिन जिचिन एकेडमी का अल्टीमेट किंग से कम नहीं था। उसने इस घोषणा के बाद एक जोर से विनती की कि वो बेचैनी से लिन चैन का शिष्य बनना चाहता है और उसका पहला वफादार डिसाइपल बनाना चाहता है। कई मीलों दूर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के पवित्र सुरक्षित कमरों में ताकतवर स्टूडेंट काउंसिल पहले ही एक जरूरी इमरजेंसी मीटिंग बुला चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल मुश्किल से छिपाए गए गुस्से से भरा हुआ था। अरे भाई, काउंसिल के मेंबर्स ने चमकते हुए महोगनी टेबल पर गुस्से में मुट्ठी मारी। वो इस नए पब्लिक में हुए वाकये से बहुत ज्यादा नाराज थे। हवा में लिन चैन के इस अजीब रवैये की बहुत कड़वी शिकायतें भरी हुई थीं। उसका घमंड, नियम कानूनों के लिए उसकी खुली अवहेलना और उनकी सरकारी अथॉरिटी को बिल्कुल भी जरूरी न समझना। उनका पूरा गुस्सा एक खतरनाक सहमत में बदल गया। लिन चैन की ये नई मर्सनरी सर्विस सिर्फ नियम तोड़ना नहीं थी, बल्कि उनके बने बनाए पावर स्ट्रक्चर की स्थिरता को सीधी खुली चुनौती थी। ये बात सबको साफ और डराने वाली लगी। उनके कंट्रोल के लिए ये खतरा था, इसलिए उसको जल्दी और बहुत सख्त सजा देनी चाहिए थी। फिर कमरे में एक तनाव भरी खामोशी छा गई। देखो, आखिर में एक मुख्य काउंसिल वुमेन, जिसकी आवाज उत्सुकता से थोड़ी कस गई थी, उसने अदब से टेबल के मुखिया की तरफ देखा। उसने सबसे बड़े अथॉरिटी से लिन चैन की इस नई बहुत ज्यादा विवादित प्रॉक्सी फाइटिंग सर्विस पर उनके सरकारी विचार और निर्देश मांगे। जो बड़े बॉस थे, शानदार और मशहूर प्रेसिडेंट जो होंग, वो धीरे से अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, जिनके अंदर से ठंडी, सोच समझकर इस्तेमाल की हुई शक्ति निकल रही थी। उनकी नजर यानी थोड़ी दूर थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही खतरनाक गहराई थी। जब उनकी आवाज ने खामोशी को तोड़ा तो वो धीमी और जानलेवा थी। लिन जिचिन, उसने कहा, जैसे उस नाम का स्वाद उसकी जबान पर राख जैसा था। बिल्कुल एक ओवर कॉन्फिडेंट न्यूबी की तरह काम कर रहा है, एक लापरवाह नया पैदा हुआ बछड़ा जो साफ तौर पर सुरक्षित झुंड से बाहर निकल गया है। और जरूरी बात यह है कि उसने अभी तक एकेडमी पर राज करने वाले एपेक्स प्रेडेटर्स से डरना सीखा ही नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव ताकि वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अरे भाई, चूरुई की हैरान करने वाली अच्छी नेटवर्किंग एफर्ट्स की वजह से लिन जिचिन का रास्ता साफ हो गया था कि वो अपना पहला प्रॉक्सी फाइटिंग असाइनमेंट ऑफिशियली ले सके। ये उनके नए एंटरप्राइज की शुरुआत थी जो बहुत तेजी से पक्की हो गई। यार, हमारा मेन कैरेक्टर लिन जिचिन अपने नए क्लाइंट से कैंपस लाइब्रेरी के एक शांत अलग कोने में मिला। वो एक बहुत परेशान यंग औरत थी जिसका नाम हु यिंगली था और उसके बाल बबल गम पिंक थे। शेनिंग हान और चू रुई भी नेगोशिएशन में बैठे थे, पूरी ट्रांजैक्शन को देख रहे थे। हु यिंगली ने रोते हुए अपनी मुश्किल को पूरी ड्रामा के साथ बताना शुरू किया। उसको एक सीनियर स्टूडेंट हुआंग जामिन लगातार और सिस्टमैटिक तरीके से सता रही थी। ये बुलिंग सिर्फ गाली गलौज से आगे बढ़ गई थी। हुआंग जामिन ने हिम्मत करके हु यिंगली के सबसे कीमती सामान चुरा लिए थे, डिजाइनर कपड़ों और बहुत डिमांड वाले हैंडबैग्स का कलेक्शन। ये वो चीजें थीं जिनकी वजह से उसको बड़ा फाइनेंशियल लॉस और गहरा इमोशनल जुड़ाव था। हु यिंगली ने हाथ मसलते हुए समझाया कि वो बुली अपने आप को बिल्कुल बचकर रहने वाली समझती थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई हुआंग जैरुई स्टूडेंट काउंसिल में एक पावरफुल पोजीशन पर था, जिसकी वजह से उसको स्कूल के अंदर कोई सजा नहीं मिल सकती थी। देखो, सर्विस की शर्तें जल्दी से तय हो गई। इस खास असाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने की कीमत 11 क्रेडिट्स रखी गई और इस बड़े नुकसान की सिवेरिटी को देखते हुए इस फीस पर तुरंत हाँ कर दी गई। उस टोटल में से 1 क्रेडिट सीधा चू रुई को जाना था, जो उसकी पहले ही बात हो चुकी फाइंडर्स फी थी, जिससे ऑपरेशन में उसका रोल पक्का हो गया। थोड़ी देर बाद ही हु यिंगली द्वारा दिए गए डिटेल डिस्क्रिप्शन पर एक्शन लेते हुए लिन जिचिन ने मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के बाहर उस बुली हुआंग जामिन का पता लगाया और उससे सामना किया। हुआंग जामिन ने तुरंत अपने हमेशा वाले डराने की टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने गुस्से से छाती फुलाई और तुरंत अपने भाई का पावरफुल नाम इस्तेमाल किया, ये बिलीव करते हुए कि सिर्फ ये करने से ये सामना तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका पूरा घमंड तुरंत सच्चे कच्चे डर में बदल गया जब उसने अपने सामने खड़े यंग आदमी को सच में देखा और उसको पहचाना। लिन जिचिन, वो बदनाम नया किंग जिसके शॉकिंग राइज ने हाल ही में पूरे स्कूल हायरार्की को उसकी नींव तक हिला दिया था। उससे सामना करने की गंभीरता से उसकी सांस ही रुक गई। अरे भाई, सीन जल्दी से एक खाली स्टोरेज डॉर्म रूम की तंग जगह में बदल गया। हुआंग जामिन दीवार से लगी थी, बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें बड़ी और लाल थीं। वो लिन जिचिन से बहुत डर के साथ भीख मांग रही थी कि वो जवाबी हमला ना करे। खास तौर पर कह रही थी कि वो उसको एक उंगली भी ना लगाए और उसके चेहरे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लिन जिचिन उसके इस हिस्टेरिकल हाल पर बिल्कुल अनमूव्ड रहा और बस शेनिंग हान की तरफ देखा, जो उसके बगल में तैयार खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी और भावनाहीन थी जब उसने उससे कहा कि अब ये उसकी बारी है कि वो डर से जमी हुई बुली वाली सिचुएशन को संभाल ले। शेनिंग हान के चेहरे पर एक क्रूर काली मुस्कान फैल गई। उसने अपना हाथ उठाया और जानबूझकर डराने वाली तेज आवाज के साथ अपनी उंगलियां चटकाईं और खतरनाक लहजे में कंफर्म किया कि वो असाइनमेंट को बिल्कुल अच्छे से समझ गई है। जैसे ही शेनिंग हान ने उस पर अपनी डराने वाली नजर जमाई, हुआंग जामिन ने रोने की तेज चीख मारी और इंसिस्ट किया कि उसको बिल्कुल भी जिस्म से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उस बुली ने आखिरी डेस्परेट और पैथेटिक धमकी दी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रोते हुए उसने कहा कि अगर उसके एक भी अच्छे से बनाए हुए बाल को नुकसान पहुंचा तो उसका भाई पक्का करेगा कि शेनिंग हान को ना सोचा हुआ अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अचानक एक भारी गूंजने वाली आवाज ने इस टेंस्ड एटमॉस्फेयर की खामोशी तोड़ दी और जोर से पूछा कि किसकी हिम्मत हुई उसकी छोटी बहन पर हमला करने की। और तभी हुआंग जारुई दाखिल हुआ, जो कि फिजिकली भारी भरकम आदमी था और ऑफिशियली एक ऑर्डिनरी टियर 7 रैंकर था। उसके साथ में 2 बड़े स्टूडेंट काउंसिल के गुंडे थे जो उसकी बगलों में खड़े थे। हुआंग जामिन तुरंत अपने भाई की तरफ दौड़ी, उसके बाहों में गिर गई और वीप करने लगी। उसने तुरंत एक झूठी कहानी बनाई और रोते हुए क्लेम किया कि उसने कुछ गलत नहीं किया और लिन जिचिन बस उसे फिजूल में बुली करने आ गया था। हुआंग जारुई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया जब उसने अपना फोकस और गुस्सा सीधा लिन जिचिन पर किया। उस पर अक्यूज किया कि एमसी ने एक सीरियस और गलत लाइन क्रॉस कर दी है। लेकिन तुरंत लड़ाई बढ़ाने की बजाय हुआंग जारुई ने हैरत अंगेज तरीके से डी एस्केलेट करने की कोशिश की। हालांकि उसकी आवाज दबाए हुए गुस्से से कांप रही थी, उसने कहा कि वो इस इंसिडेंट को इस बार इग्नोर कर देंगे। लेकिन उसने लिन जिचिन को बहुत जोर से धमकी दी कि वो दोबारा उससे या उसकी बहन से पंगा ना ले। लिन जिचिन डर पैदा करने वाली चुप में ही रहा। उसका चेहरा भावहीन था और उसने किसी भी तरह की नेगोशिएशन या हाँ ना करने से इनकार कर दिया। यार, हुआंग जारुई के साथ आए उसके काउंसिल फ्रेंड्स अपने लीडर के अचानक से इतने सही तरीके से बात करने पर पूरे हैरान थे।
उन्होंने एक दूसरे को देखा और अंदर ही अंदर ये कंक्लूड किया कि इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उनका ये भारी भरकम दोस्त स्कूल के बदनाम नए किंग से बहुत डर गया है। उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की, ये रियलाइज करते हुए कि वो तेज एंटिसिपेटेड फाइट शायद नहीं होने वाली थी, बिलीव करते हुए कि खतरा टल गया था। लेकिन उन्होंने सिचुएशन को बहुत गलत समझा। लिन ज़िचिन का कोई इरादा नहीं था कि वो बस यहां से चले जाएं, खास तौर पर धमकी मिलने के बाद तो बिल्कुल नहीं। सूखी बर्फ से भी ज्यादा ठंडे और अटल चेहरे के साथ एमसी ने शेनिंगहैन को एक ही सिंपल अटल ऑर्डर दिया, पीछे हटने का हर चांस खत्म करते हुए। प्रोसीड विद द बीट डाउन। शेनिंगहैन के चेहरे पर तय किया हुआ फोकस आ गया। उसने एक तेज पक्का समझ गई कहा और तुरंत डर से कांपती हुआंग जमीन पर हमला कर दिया। घबराकर हुआंग जमीन ने भागने की कोशिश की और अपने भाई को आने और उस हमला करने वाली से बचाने के लिए एक तेज चीख मारी। जैसे ही वो बुली भागने की कोशिश करने लगी, शेनिंगहैन के बाल नटाकिए ढंग से काले से चमकदार ब्राइट ब्लू ह्यू में बदल गए और उसका पूरा शरीर एक पावरफुल उभरते हुए वाटरी ऑरा में घिर गया। ये अचानक तेज मैनिफेस्टेशन उसकी स्पेशलाइज्ड पावर के तुरंत एक्टिवेशन का सिग्नल था। अपनी खास एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शेनिंगहैन ने हुआंग जमीन को उसी जगह पर ही जमा दिया जहां वो खड़ी थी। वो बुली बीच चाल में ही पकड़ी गई, ना दिखने वाली ठंडी फोर्स के केज के अंदर पूरी तरह इमोबिलाइज्ड और बुरी तरह कांप रही थी। अपनी बहन को तुरंत बेचारी बना हुआ देखकर गुस्से में हुआंग जरूई चीखा कि लिन ज़िचिन और उसकी एसोसिएट मौत चाहते हैं और उसने शेनिंगहैन के बीच में आने के इरादे से जल्दबाजी में उस पर सीधा हमला कर दिया। इससे पहले कि वो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर मारने की दूरी तक भी पहुंच पाता, लिन ज़िचिन ने शुद्धा पावर की एक जबरदस्त ना दिखने वाली लहर छोड़ दी। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसके आसपास का कंक्रीट फ्लोर तुरंत उस दबाव के नीचे चटक गई और टेढ़ी हो गई, जबकि उसने एक मसल भी नहीं हिलाई थी। ये भयंकर दबाने वाला बायो प्रेशर हुआंग जरूई और उसके दो नौकरों से टकराया और उनकी इस लापरवाह आगे बढ़ने की कोशिश को तुरंत और हिंसा से रोक दिया। वो पूरी तरह पैरालाइज हो गए और इस सेंसेशन से उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। हुआंग जरूई का दिमाग पूरे डर में घूम गया। वो मन में ये क्वेश्चन कर रहा था कि लिन ज़िचिन के पब्लिकली पता स्टेटस के हिसाब से ये फोर्स बिल्कुल अशोभाजनक थी, तो क्या वो किसी बहुत हाई लेवल बीइंग का सामना कर रहा है। उस भयंकर ज्यादा फोर्स ने उन तीनों काउंसिल स्टूडेंट्स को कठोर जमीन पर जोर से पटक दिया और उनको उस विशाल दबाने वाले वजन के नीचे अच्छे से जकड़ लिया, जिससे वो विरोध करने में पूरी तरह इनकेपेबल हो गए। हुआंग जारुई ने डेस्परेट होकर यह कंक्लूड किया कि लिन ज़िचिन के पास पक्का कोई पावरफुल मास्टर छुपा हुआ है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तभी उसके पास इतनी डरावनी जबरदस्त ताकत है। हुआंग जारुई और उसके पथेटिक दोस्त ना दिखने वाली शक्ति से जमीन पर जकड़े हुए और पूरी तरह हारे हुए थे। और तब शेनिंगहान हवा में ऊंचा उछल गई। अरे भाई, उसने हुआंग जमीन को एकदम निश्चय के साथ खत्म कर दिया। उसने तेज रफ्तार वाली किक दी, सीधा उसके पेट पर लगी और वो जमीन पर बुरी तरह गिर गई। पूरी तरह से हार चुकी थी और खत्म हो चुकी थी। थोड़े वक्त बाद स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के अंदर चोट खाए और हिले हुए हुआंग जारुई काउंसिल प्रेसिडेंट जो होंग को इस बुरी घटना की रिपोर्ट दे रहे थे। यार, उन्होंने समझाया, उनकी आवाज अभी भी डर से फटी हुई थी, कि सभी लोगों ने एक बेहद जबरदस्त पैरालाइजिंग बायो प्रेशर महसूस किया था। उनको विश्वास था कि यह जरूर किसी छुपे हुए हाई लेवल के एक्सपर्ट से आया होगा। उन्होंने फिर से यही निष्कर्ष निकाला कि लिन ज़िचिन इतने घमंड से इसीलिए काम कर पा रहा है क्योंकि उसके पीछे ये शक्तिशाली अनजान सहारा है जो उसको बचा रहा है। देखो, इस तेजी से दी गई रिपोर्ट को ध्यान से और सब्र से सुनने के बाद जो होंग, जो अपनी ठंडी सोच के लिए जाना जाता था, उसने अपने काउंसिल मेंबर्स को सख्ती से सलाह दी कि क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि यह शक्तिशाली सहारा कौन है, तो सबसे समझदारी और स्ट्रेटेजिक कदम यही है कि आने वाले वक्त में लिन ज़िचिन से पूरी तरह बचा जाए और दूर से उसके कामों को देखा जाए। उसने आगे ये भी हिदायत दी कि अगर सामना करना जरूरी हो जाए अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो वो सिर्फ जुबानी चेतावनी, वर्बल वार्निंग ही दे सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक या पावर बेस्ड लड़ाई से सख्ती से बचना होगा। एक पूरे अलग रोशनी वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में डीन मार्क गुस्से में तेज आवाज में मो दोंगजी से शिकायत कर रहे थे कि पूरा कैंपस धंग तेजी से टोटल गड़बड़ी, केओस की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने इस बड़ी गड़बड़ी का सारा दोष सीधे लिन ज़िचिन के नए शुरू किए हुए प्रॉक्सी फाइटिंग बिजनेस पर डाल दिया और सीधे मो दोंगजी से पूछा कि क्या यह पूरा रेडिकल आइडिया उन्होंने ही बनवाया था। उसने शांति से जवाब दिया कि नहीं, ये गड़बड़ी वाली योजना उनकी सीधी डिजाइन बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि उनको असल में लिन ज़िचिन की ये हाल की तेजी से बदलती हरकतें काफी अच्छी लग रही हैं, यहां तक कि जरूरी भी लग रही हैं। मो दोंगजी ने समझाया कि उनका मानना है कि स्टूडेंट काउंसिल ने काफी वक्त से दूसरे स्टूडेंट्स की ग्रोथ को बेरहमी से दबा रखा था और रोक रखा था, जिसकी वजह से स्कूल की असली विकास और तरक्की होने की क्षमता को सच में नुकसान हो रहा था। जैसे ही गुस्से में भरे डीन मार्क गुस्से से कांपने लगे, मो दोंगजी ने मजबूती से कहा कि अब वो वक्त आ चुका है कि इस रुके हुए दबाव वाले माहौल को निश्चय के साथ तोड़ा जाए और ठीक किया जाए।
इसी बीच शंघाई सिटी के नीचे, जो 20,000 मीटर्स गहरा था और अनजान था, लॉर्ड रैट गॉड, सावधान डिवाइन एनवॉय और विशाल शांत हरा मॉन्स्टर सब एक बड़े धड़कते हुए जमुनी डायमेंशनल रिफ्ट के सामने जमा थे, जो अस्थिर एनर्जी के साथ चमक रहा था। डिवाइन एनवॉय, जिसके हाथ में एक रहस्यमयी ऑब्सिडियन स्टाफ था, उसने गंभीर संतुष्टि के साथ घोषणा की कि सोर्स साइट नंबर 36 तक जाने वाला बायोलॉजिकल रास्ता अब पूरी तरह से स्टेबलाइज और सिक्योर हो चुका है, भले ही थोड़े वक्त के लिए। उसने नाटकीयता से घोषणा की कि वो आखिरकार इस खतरनाक एबरेंट बीस्ट्स को उस पोर्टल के दूसरी तरफ से लाने का जरूरी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसने गंभीर लहजे में साफ किया कि फिलहाल वो सिर्फ हाई लेवल टीयर से नीचे के क्रीचर्स को ही ला सकते हैं। ये नया खुला हुआ डायमेंशनल पैसेज अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ था और हाई टीयर से ज्यादा शक्तिशाली किसी भी चीज को लाने की कोशिश करने से इस रिफ्ट का तुरंत भयानक कोलैप्स हो जाता, जिससे ये हमेशा के लिए बंद हो सकता था। डिवाइन एनवॉय ने अपना रहस्यमयी स्टाफ पकड़ा और दूसरों को तुरंत चेताया कि वो पूरा फोकस रखें, क्योंकि ये वक्त बेहद नाजुक था। जैसे ही मास ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने वाला था, डिवाइन एनवॉय ने एक मुश्किल गुप्त आर्केन रिचुअल शुरू किया। उसने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके हवा में बड़े चमकते हुए जमुनी रून्स ज्ञान से बनाए और इस विशाल एनर्जी को सीधा उस अस्थिर जमुनी पोर्टल की तरफ भेजा। उसने अपनी खुद की विशाल पावर को चैनल किया और एक प्राचीन आदेश जोर से चिल्लाया कि पोर्टल पूरी तरह से खुल जाए, जिसके कारण रिफ्ट में तेज उछाल आया और वो गहरे जमुनी एनर्जी से चटकने लगा। नए बड़े हुए पोर्टल के गहराई से डरावने क्रीचर्स की एक पूरी भयानक भीड़ उस जमीन के नीचे की गुफा में बाहर निकलने लगी। इस अजीब लगभग ना खत्म होने वाले जुलूस में डरावने कई सर वाले ड्रैगन्स थे जो आते ही दहाड़ रहे थे, और विशाल बंदर जैसे बीस्ट थे जिनके आने से जमीन की नींव हिल गई। थोड़ी ही देर में लगभग 2 लाख एबरेंट बीस्ट्स की एक विशाल सेना को सफलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट करके इस दुनिया में लाया जा चुका था। डिवाइन एनवॉय फिर रुका, उसकी सांस फूली हुई थी और उसने अपने साथियों से पूछा कि क्या उन्हें इस थका देने वाले खतरनाक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को जारी रखना चाहिए। जैसे ही नई जमा की गई क्रीचर्स की सेना तैयार खड़ी थी, वो जमुनी पोर्टल अचानक खतरनाक ढंग से गरजने लगा और दिखाई देने लगा कि वो अपने आप में ढह रहा है। उसमें से एक तेज स्ट्रक्चरल आवाज निकल रही थी। डिवाइन एनवॉय ने तुरंत इस जानलेवा खतरे को पहचान लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने घोषणा की कि ये अस्थिर रास्ता फेल हो रहा है और इसको तुरंत बंद करना होगा ताकि पूरी तबाही कैटेक्लिज्म को रोका जा सके। अपने हाथों के एक तेज निश्चयात्मक हरकत के साथ उस कमांडिंग फिगर ने विशाल डायमेंशनल पोर्टल को पूरी तरह से बंद होने का शक्तिशाली गूंजने वाला आदेश दिया। हवा में चट-चट की आवाज आई जैसे ही वो विशाल रिफ्ट बात मानने लगा। उसके किनारे एक बेहद तेज रगड़ती आवाज के साथ अंदर की तरफ खिंचने लगे। अरे कसम से, अचानक ठीक जब वो खुला हुआ शून्य बंद होने ही वाला था, एक विशाल भयानक पंजे वाला हाथ उस सिकुड़ती हुई दीवार को तोड़कर बाहर निकला। उस मॉन्स्ट्रस हाथ ने डायमेंशनल फैब्रिक को बर्बरता से फिर से पूरी तरह खोल दिया। एक डरावनी फटने वाली आवाज आई जिसने डिवाइन एनवॉय, लॉर्ड रैट गॉड और उस विशाल हरे मॉन्स्टर को पूरी तरह चुप करा दिया। लॉर्ड रैट गॉड और विशाल हरा मॉन्स्टर तुरंत डिवाइन एनवॉय की तरफ पलटे। उनकी आवाजें घबराहट भरी तेजी से भरी थीं। वो मांग रहे थे कि अब ये कैसी भयानक कैटास्ट्रोफिक घटना हो रही है। जैसे ही एक फिगर उस तेज खुले हुए छेद से शानदार ढंग से बाहर निकलने लगा, सफेद बालों से बनी एक दमकती सिलुएट डिवाइन एनवॉय का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज एक गंभीर धीमे लहजे में आई जब उसने वहां मौजूद सभी को आदेश दिया कि उन्हें तुरंत एक घमासान, अनप्रिडिक्टेबल और शायद विनाशकारी लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस बुरी तरह से खुले हुए पोर्टल के बीच से एक सांस रोक देने वाली औरत, खतरनाक सुंदरता की प्रतिमा, शांति से नीचे उतरी, जमीन पर बिना कोई आवाज किए उतर गई। उसकी खास विशेषताओं से उसे तुरंत पहचाना गया। उसके पीछे 9 बहते हुए एकदम सफेद पूंछें थीं और उसके सिर पर नाजुक नोकदार लोमड़ी के कान थे। पहचान तुरंत हो गई और डर पैदा करने वाली थी। वो मशहूर 9 टेल्ड डीमन फॉक्स थी, एक लेजेंड जिसके बारे में अनगिनत रेल्म्स में धीमी खौफनाक आवाजों में बात की जाती थी। उसने धीरे से अपने नए माहौल का जायजा लिया। उसकी नजर गहरी, लगभग बचपना की जिज्ञासा से भरी थी और उसने धीरे से खुद से सोचा कि क्या ये मामूली लेकिन अजीब तरह से जिंदा दिल दुनिया सच में वो लेजेंडरी प्लैनेट अर्थ है जिसके बारे में उसने अपनी लंबी जिंदगी में इतना सुना था। यार, इन नाटकीय पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाले और ढसते हुए कॉस्मिक इवेंट्स के बाद लिन ज़िचिन के प्रॉक्सी फाइटिंग बिजनेस का मामूली स्थानीय काम एक बेहद बड़ा पूरी तरह से सफल हो चुका था। हमारा प्रोटैगनिस्ट लिन ज़िचिन अब ऑफिशियली और पक्के तौर पर फेमस हो चुका था। पूरे एकेडमी डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता था। उसकी पिछली जबरदस्त हावी डोमिनेंट जीतों की वजह से उसको हर दिन 10 से ज्यादा लड़ाई रिक्वेस्ट की लाइन लग गई थी। यार, ये डायनामिक डुओ लिन ज़िचिन और शेन चिंगहान मशीन की तरह काम कर रहे थे। सिर्फ 15 दिन में इन्होंने 200 से ज्यादा बड़े जॉब्स निपटा दिए। कसम से, ये इतना बड़ा काम था कि इनको 3000 स्कूल क्रेडिट्स मिले, इतने कि अमीर अपर क्लासमैन का भी रंग उड़ जाए।
देखो, उनका इतनी तेजी से आगे बढ़ना और क्रेडिट्स कमाने का ये अलग तरीका देखकर पूरा स्टूडेंट बॉडी दो बिल्कुल अलग अलग टीम्स में बट गया। कुछ लोगों के लिए लिन जैकिन एक सच्चा विजिलेंटे हीरो था, एक नेक शक्ति वाला इंसान जो अकेला ही एकेडमी के अंदर फैली हुई बुलिंग की दिक्कत को खत्म कर रहा था। वो सच में एक प्रेरणा था, इतना कि कुछ थके हारे स्टूडेंट्स उसको देखकर शुक्रिया में सर झुका लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उससे नफरत करते थे और जो पहले से क्रेडिट्स कमाते थे, वो उसको सिर्फ क्रेडिट हंग्री बेरहम व्यापारी समझते थे। उनका समझना था कि वो सिर्फ सिस्टम के तगड़े रिवॉर्ड्स के चक्कर में है, सच्चे इंसाफ या अच्छाई के लिए नहीं। वो कान में फुसफुसाते थे कि वो कमजोरों को फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या लिन जैकिन को उस बेहुदा गॉसिप या जलन भरी बातों की कोई चिंता थी? बिल्कुल नहीं। वो तो बस पूरा फोकस सिस्टम क्रेडिट्स की बड़ी मीठी कमाई पर रख रहा था, वक्त का हर मिनट पैसा कमाने और शक्ति बढ़ाने में लगा रहा था। अरे भाई, सीन शिफ्ट होता है एक चमकदार क्लासरूम में। शेन चिंगहान को शॉक लगा जब उसका क्लासमेट लू योंगजियन अंदर आया। वो बिल्कुल हारा हुआ लग रहा था। उसका चेहरा नीले चोटों और सूजन से भरा हुआ था, जो एक ब्रूटल एक तरफा लड़ाई की निशानी थी। मी वेई जो वहां मौजूद थी और बहुत हमदर्दी दिखा रही थी, उसने दुखी होकर पूरी बात समझाई। लू योंगजियन ने नई गलती कर दी थी कि उसने खुद की क्रेडिट कमाने की सर्विस शुरू करने की कोशिश की और स्टूडेंट काउंसिल इन्फोर्सर्स के तेज बेरहम लोहे के मुक्के ने उसको बुरी तरह बिल्कुल खत्म कर दिया था। उन्होंने उसको सबक सिखाया था। लू योंगजियन गुस्से में था। उसने अपना घायल मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसकी उंगलियों की हड्डियां चटक गईं। उसने कसम खाई कांपते हुए कि वो अपना बदला जरूर लेगा जब वो अपने कमजोर रैंक से आगे निकल जाएगा और उनके कंट्रोल से ऊपर लेवल अप कर लेगा। मी वेई ने उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश की, उसको अक्लमंदी से याद दिलाया कि जिन स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को उसने छेड़ा था वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उनके टैलेंट्स और कल्टीवेशन आम स्टूडेंट से बहुत ज्यादा थे और उसकी मौजूदा शक्ति उनकी जबरदस्त ताकत के सामने अभी टिक नहीं पाएगी। सच की ये डोज मिलते ही वो रुक गया। उसकी आंखों की आग शांत हो गई जब उसने अपने जोशीले वादों पर फिर से सोचा और वो तुरंत उदासी और बेचारगी में डूब गया। फिर उसने नर्म तरह से एक तेज जल्दी असर करने वाला हीलिंग बाम उसके चोट खाए सूजे हुए चेहरे पर लगाना शुरू किया और जोर दिया कि वो पूरा फोकस अपनी ठीक होने पर रखे, क्योंकि फ्रेशमैन कंपटीशन आने ही वाला था। जरूर, लू योंगजियन ने एक दुख भरी आवाज निकाली और उस ताकतवर हीलिंग पोषण के तुरंत होने वाले तेज चुभन वाले दर्द की बुरी तरह से शिकायत की। जब आखिरकार फ्रेशमैन कंपटीशन का दिन आया तो पूरा विशाल स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। एक बहुत बड़ी गूंजती हुई भीड़ थी जिनकी बेचैनी स्टील स्टैंड्स में महसूस हो रही थी। एकेडमी के मेन डुओ से उम्मीद के मुताबिक लिंजी चिन और शेन चिंगहान ने प्रिलिमिनरी एलिमिनेशन मैचेस को आसानी से पार कर लिया, बिल्कुल डोमिनेट करते हुए। उन्होंने टॉप 8 ब्रैकेट्स में अपनी जगह बना ली, मानो उनको पसीना भी नहीं आया। लग्जरी वीआईपी सेक्शन से स्कूल के बड़े डीन्स बहुत फोकस से देख रहे थे, जिनमें डीन मैनी और डीन मुंगी जैसे सख्त लोग भी शामिल थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डीन आगे झुके, शौक में थे और उन्होंने शेन चिंगहान की हाल ही में हुई उस एक्सप्लोसिव पावर प्रोग्रेस की बिल्कुल विश्वास न होने वाली रफ्तार पर कमेंट किया। डीन मैनी ने माना कि उसका विकास सच में हैरत अंगेज और अजीब था, लेकिन फिर उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उन्होंने कहा कि ये उसके तेज सफर के लिए बदकिस्मती है, क्योंकि अब वो उनकी बेटी मिवी के खिलाफ थी। उनको पूरा भरोसा था कि मिवी सेमीफाइनल से बहुत पहले ही शेन चिंगहान को रोक देगी। नीचे चमकदार रोशन अरीना में शेन चिंगहान और मिवी के बीच वो बहुत ज्यादा इंतजार किया जाने वाला टक्कर एक इलेक्ट्रिक शक्ति के साथ शुरू हो गया। दोनों कंपेटिटर्स ने जरा भी वक्त खराब नहीं किया, तुरंत अपनी यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज एक्टिवेट कर दी। मिवी ने तुरंत भयानक फीलाइन कैट ईयर्स दिखाए, उसकी मसल्स तन गई और उसकी उंगलियों से तेज क्लॉज खतरनाक तरह से निकल आए, जो क्लोज क्वार्टर्स असॉल्ट के लिए तैयार थे। उसी वक्त शेन चिंगहान अचानक एक चमकदार शक्तिशाली अज्योर की ऑरा में घिर गई, जो अदृश्य जबरदस्त लेटेंट एनर्जी के साथ धड़क रहा था। मिवी एक दौड़ती हुई बुलेट की तरह आगे बढ़ी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, जो उसके दुश्मन को तुरंत दबोचने के लिए थी। लेकिन शेन चिंगहान जरा भी नहीं हिली। उसने बस उस दौड़ती हुई फिगर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपनी डर भरी मास्टरी लेवल एबिलिटी छोड़ दी, एक दुश्मन के इंट्रिंसिक की और खून के बहाव पर पूरा कंट्रोल। यार, बीच चार्ज में ही मिवी बुरी तरह से जम गई, अकड़ गई। उसका पूरा शरीर कांपने और हिलने लगा। उसका खुद का लाइफ फोर्स उसके हुक्म के खिलाफ हो गया था। वो पूरी तरह से घबरा गई थी जब उसने महसूस किया कि उसकी खुद की इंट्रिंसिक एनर्जी एक घुसपैठ करने वाली अदृश्य एक्सटर्नल फोर्स से बुरी तरह से उलट पुलट हो गई है।
वो बिल्कुल डर में ऊपर देखी। डर साफ महसूस हो रहा था क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि शेंचिंग हान इस अंधेरी जबरदस्त शक्ति को कैसे चला रही है। इस बड़े ओपनिंग का फायदा उठाते हुए शेंचिंग हान ने तुरंत एक फैसलाकुन तगड़ा लात मिवी की खुली हुई कमर पर मारा और उसको बैटलफील्ड के पार भेज दिया। एक शॉकिंग तुरंत 1 हिट नॉकआउट। ये बड़ा अपसेट होते देखकर डीन माँ तुरंत अपनी आरामदायक कुर्सी से उछल पड़े। उनका चेहरा पूरे शौक और गुस्से का नकाब था और वो भीड़ के शोर में अपनी हारी हुई बेटी का नाम चिल्ला रहे थे। एक और डीन, लियू चुअनवू, सोच में डूबे हुए जोर से बोले। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दो बचपन के दोस्त जो बिल्कुल आम बिना किसी खास बैकग्राउंड के थे, इतने कम वक्त में इतनी असाधारण भयानक शक्ति और लड़ने की स्किल कैसे पा सके। वापस रिंग में शेंचिंग हान बहुत खुश और थ्रिल्ड थी। उसको मुश्किल से यकीन हो रहा था कि उसने इतनी कारगर डोमिनेटिंग आसानी से उस शक्तिशाली और बड़े रैंक्ड मिवी को हरा दिया है। बस 10 छोटे तेजी से गुजरे मिनट बाद सेमीफाइनल्स शुरू हो गए, जिसमें वो टक्कर थी जिसका स्टेडियम में सब इंतजार कर रहे थे। लिन जिचिन और शेंचिंग हान के बीच दोस्ती वाली राइवलरी मैच। एमसी के सामने खड़े होकर शेंचिंग हान ने बताया कि ये पहली बार था कि ये दो मजबूत दोस्त इतने बड़े स्टेज पर एक दूसरे के खिलाफ कंपेटिटिवली लड़ रहे थे। लिन जिचिन ने शांति से हाँ में सिर हिलाया और दोनों प्रोडिजीज ने तुरंत अपनी लड़ने की स्टांसेस ले लीं, इस जरूरी लेकिन सिखाने वाले टक्कर के लिए तैयार होते हुए। शेंचिंग हान ने उसकी कमर पर निशाना लगाते हुए एक तेज ताकतवर लात से हमला शुरू किया, जिसे लिन जिचिन ने बिल्कुल बेकार मानो बोरिंग आसानी से बीच में रोककर ब्लॉक कर दिया। स्ट्राइक को ब्लॉक करते वक्त उसने आराम से उसकी फॉर्म पर क्रिटिक किया, समझाया कि उसको उस लात की जगह एक तगड़ा सीधा मुक्का मारना चाहिए था क्योंकि एंगल बिल्कुल गलत था। उसने तुरंत सुधारा हुआ मुक्का मारा, जिसे उसने आसानी से बचाते हुए डॉज किया और उसी वक्त ये भी बताया कि उसका अटैकिंग एंगल बेहतर होने के बावजूद अभी भी उसके गले के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक के लिए एक बड़ा जानलेवा ओपनिंग छोड़ रहा है। पूरा मैच एक भयानक कंपेटिटिव लड़ाई की तरह कम और एक बड़े स्टेक्स वाले सबके सामने की ट्रेनिंग सेशन की तरह ज्यादा हुआ। लिन जिचिन आसानी से उसके सबसे तगड़े हमलों को बेअसर कर रहा था और हर डिफ्लेक्शन के साथ उसकी फॉर्म और टेक्निक को ध्यान से सिखाता जा रहा था। यार स्टैंड से सब लोग जेलस थे, चिल्ला रहे थे कि शेंचिंग हान कितनी लकी है कि उसको ऐसा पार्टनर मिला जो इतना इंटीमेटली उसके साथ लड़ रहा है और लड़ाई के जोर में उसकी कमजोरियों को इतनी बारीकी से समझा रहा है। थोड़े ही वक्त में शेंचिंग हान, जो दिखने में थक चुकी थी, उसने टॉवल फेंक दिया। इज्जत से ये मान लिया कि ओपीएमसी की ओवरवेलमिंग पावर उसके लिए बहुत ज्यादा थी। वो उससे नहीं जीत सकती थी, चाहे उसने नई टेक्निक्स यूज किए हों। और बस लिन जिचिन को सेमीफाइनल मैच का अनडिनाएबल विनर घोषित कर दिया गया। वो आसानी से फाइनल राउंड में चला गया। अब फाइनल राउंड सेट था, जिसमें हमारा रेनिंग हमेशा जीतने वाला एमसी फॉर्मिडेबल और डिटरमिन्ड फाइटर लियो यू से टकराने वाला था। अरे भाई, फाइनल बाउट शुरू होने की बेल बजने से पहले ही लियो यू ने बड़े अरीना के पार से सीधे लिन जिचिन को आवाज लगाई। उसने हम्बली ये माना कि पहले के परफॉर्मेंस के हिसाब से वो शेयर पावर में कम पड़ेगा, लेकिन उसने एमसी को गुस्से से वार्न किया कि वो बिना तगड़ी लड़ाई के हरगिज हार नहीं मानेगा। उसने अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेटेंट पावर निकालने का वादा किया। एक अचानक एक्सप्लोसिव बर्स्ट में रॉ एनर्जी के साथ लियो यू तुरंत एक बहुत बड़े इंटेंसली मस्कुलर बंदर जैसे बीस्ट में बदल गया। उसका साइज तुरंत डबल हो गया। उसके भारी होने से जमीन कांप गई। लेकिन इस मॉन्स्ट्रस रेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के सामने लिन जिचिन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो सीधे आगे बढ़ा और उसने एक इनक्रेडिबली फोकस्ड आर्म सा किक मारा। पूरा स्टेडियम एब्सोल्यूट पैंडेमोनियम में फट गया। सब एमसी के इनसेन ओवरवेलमिंग पावर लेवल पर हैरान थे, क्योंकि उसने एक और परफेक्ट डोमिनेटिंग 1 हिट नॉकआउट जीत हासिल कर ली। उस मार की शुद्ध एक्सप्लोसिव फोर्स से वो बड़ा हारा हुआ लियो यू ट्रांसफॉर्मेशन रिंग बाउंड्री से पूरा बाहर उड़ गया और नीचे की रिटेनिंग वॉल से बुरी तरह टकराया। कसम से लिन जिचिन को बिना किसी सवाल के फ्रेशमैन कंपटीशन का ओवरवेलमिंग और अनडिफीटेड चैंपियन घोषित कर दिया गया। इस ब्रेथ टेकिंग और डिसाइसिव फिनाले के बाद डीन मो डुंगजी पोडियम पर आए। उनकी आवाज स्पीकर सिस्टम पर गूंज रही थी, इस बड़े रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूर्नामेंट को ऑफिशियली खत्म करने के लिए। मुंगजी ने हाथ के इशारे से ऑडियंस को शांत किया। धीरे बोलने वाली भीड़ चुप हो गई। उसने टॉप 8 कंपेटिटर्स के लिए जेनरस क्रेडिट बोनसेस की खबर कंफर्म की, जिसका सबको इंतजार था। लेकिन उसने ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए पॉज लिया और फिर असली धमाका किया। सबसे हाई रैंकिंग 5 फिनिशर्स जो टूर्नामेंट के एब्सोल्यूट एलीट थे, उन्हें एक एक्सक्लूसिव हाई लेवल विंटर ट्रेनिंग कैंप का इनविटेशन मिलेगा। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिट से भी ऊपर का रिवॉर्ड था।
देखो, इस रेवलेशन से क्वालिफायर्स के चेहरों पर साफ शॉक दिखा। लिन जिचिन, शेन चिंगहान, लाए मोयू और मे वेई ने तुरंत आंखों से इशारे किए। वो इस मौके की मैग्नीट्यूड समझ गए थे। यहाँ तक कि लू योंगजियान, जो अपनी शुरू की जीत स्ट्रेटेजिकली जमा करके टॉप 5 में आया था, उसने भी कुछ देर के लिए अपना घमंडी चेहरा छोड़ा। उसके चेहरे पर असली सरप्राइज दिखा। उनको तुरंत समझ आ गया कि ये सिर्फ एक सप्लीमेंटल प्राइज नहीं था, बल्कि पावर ट्रेनिंग के एक हायर एशेलॉन में जाने का एक्सप्रेस टिकट था। फिर मोंगजी ने इस मौके के बारे में और बताया। उनकी आवाज एकदम सीरियस, जैसे किसी की इज्जत करते हैं, वैसी हो गई। ये एलीट कल्टीवेशन कैंप नानजियांग प्रोविंस के अंदर गहराई में बने माइटी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की सुरक्षित दीवारों के अंदर होगा। वो रीजन जिसको क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सोर्स साइट नंबर 36 की थकने वाली लगातार गार्ड करने का काम दिया गया है। उसने जोर दिया कि ये खास साइट अपनी इंस्टेबिलिटी और हाई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए जानी जाती है, इसीलिए ये ट्रेनिंग लोकेशन अनप्रेसिडेंटेड थी। टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट थी। कैंप ठीक 10 दिन बाद शुरू होने वाला था और इस ऑपरेशन की सीक्रेसी और जरूरत को हाईलाइट करने के लिए मोंगजी ने घोषणा की कि वो खुद, जो टूर्नामेंट कमिश्नर हैं, वो सिलेक्ट ग्रुप को उस हेविली सिक्योर्ड फैसिलिटी तक पर्सनली ले जाएंगी, ये इंश्योर करते हुए कि उनका सफर तेज और एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल हो। लिन जिचिन तुरंत गहरी सोच में चला गया। उसकी बाहरी शांति के पीछे उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो सिर्फ ट्रेनिंग बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोच रहा था, वो इसके बड़े जियोपॉलिटिकल और कल्टीवेशन इंप्लीकेशंस को एनालाइज कर रहा था। एक मिलिट्री बेस जो पूरी तरह से एक हाई वैल्यू सोर्स साइट की रक्षा के लिए बना हो, वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज तक पहुंचने का एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस पॉइंट था, जो स्टैंडर्ड कल्टीवेशन एकेडमी में नहीं मिलता। ये एक मौका था जिसको वो हरगिज बर्बाद नहीं कर सकता था। उसी वक्त बड़े शहरी इलाके के बहुत ऊपर एक चमकते स्काईस्क्रेपर रूफटॉप पर लटके हुए एक बहुत ही अलग बातचीत चल रही थी। हवा में इथीरियल पावर की गूंज थी, क्योंकि लेजेंडरी 9 टेल डीमन फॉक्स, जिसकी सिलुएट अंधेरे आसमान के सामने दिख रही थी, वो इम्पेकेबली ड्रेस्ड डिवाइन एनवॉय के साथ एक बहुत ही सीक्रेटिव, धीमी आवाज में बात कर रही थी। डीमन फॉक्स थोड़ा करीब झुकी, उसकी आंखों में कैलकुलेटिंग ग्लिंट थी। उसने आराम से कहा कि तुम्हारे प्लांट गॉड कल्ट का मैसिव स्कोप और पूरी अर्थ पर इतना गहरा रीच देखते हुए ये बिल्कुल पक्का है कि तुम्हारे पास इस रीजन में फिलहाल जितने भी सबसे फिजिकली अट्रैक्टिव, पावरफुल और प्रॉमिसिंग यंग मैन हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रलाइज्ड डेटा फाइल जरूर होंगी। फिर अकड़ वाली ब्रेजन कॉन्फिडेंस के साथ उसने ज्यादा प्लेजेंट्रीज छोड़े और डायमेंशंस क्रॉस करके अर्थ आने का अपना असली शॉकिंग मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया। वो यहाँ अपने बराबर खड़ा होने वाला एक परफेक्ट, सुप्रीमली पावरफुल पार्टनर ढूंढने आई थी, एक ऐसा मेट जो डीमन फॉक्स लिनियज के लायक हो। डिवाइन एनवॉय ने तुरंत जवाब दिया। उसका बर्ताव एब्सोल्यूट डेफरेंशियल रिस्पेक्ट में बदल गया। उसने तुरंत उसकी शक को कंफर्म किया। उसको आइडियल यंग मैन पता था जो उसके क्राइटेरिया पर फिट होता था। उसने उस कैंडिडेट की डिटेल्स बताई, ये बताते हुए कि ये इंडिविजुअल सिर्फ बहुत हैंडसम और अपीलिंग नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक फ्राइटनिंगली पावरफुल और जेनेटिकली सुपीरियर फिजिकल फिजिक भी थी, रिमार्केबल पोटेंशियल का एक वेसल। बिना हिचकिचाहट के डिवाइन एनवॉय ने एक स्लीक हाई एंड फोन निकाला। एक सोच समझकर थोड़े डरावने इशारे के साथ उसने स्क्रीन ऑन की और एक क्रिस्प हाई रेजोल्यूशन फोटो दिखाई। जो चेहरा उस लेजेंडरी एंटिटी को देख रहा था, वो पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। वो अकेडमी टूर्नामेंट का उभरता स्टार लिन जिचिन था। 9 टेल डीमन फॉक्स के चेहरे पर एक धीमी, बहुत ही सिडक्टिव मुस्कान आई। उसने उसकी खूबसूरत चीजों को एक शिकारी जैसा रूप दे दिया जब वो उस यंग कल्टिवेटर की तस्वीर को देख रही थी। उसका इंटरेस्ट पूरा पकड़ में आ गया। उसने अपनी आवाज को रेशम जैसा अथॉरिटेटिव डिमांड में नीचा किया। डिवाइन एनवॉय को तुरंत लिन जिचिन के बारे में हर एक छोटी से छोटी स्पेसिफिक डिटेल देने का इंस्ट्रक्शन दिया। उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां और उसका पूरा इतिहास। उसको अपने पोटेंशियल पार्टनर पर एक फुल डॉसिए चाहिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अरे भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आ गया है। स्पेशल ट्रेनिंग का दिन। हमारे प्रोफेसर मो डोंगजी 5 चुने हुए स्टूडेंट्स को खुद हेलीकॉप्टर से नानजियांग प्रोविंस की मिलिट्री की बड़ी ट्रेनिंग वाली जगह पर ले गए। जैसे ही उनका चॉपर नीचे उतरा, उनको एक जबरदस्त चीज दिखी। कुछ लोग एकदम नए मैकेनिकल सूट्स में पहले से इंतजार कर रहे थे, जो बहुत ही ताकतवर लग रहे थे। पता चला यार, ये सिर्फ कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ा जरूरी इवेंट था, एकदम असली राइजिंग स्टार्स का जलसा।
यहाँ पर शांघाई यूनिवर्सिटी के टॉप 5 बहुत तेज स्टूडेंट्स थे। क्योटो यूनिवर्सिटी के भी 5 बेस्ट स्टूडेंट्स थे और मिलिट्री और मेका गॉड ग्रुप से भी कई जवान ताकतवर लोग थे, जैसे एक सुपर टीम बन रही हो। नीचे जमीन पर लो योंगजियन खुशी से झूम रहा था। एक बहुत बड़े चमकदार लाल मैक की तरफ इशारा करते हुए बोला, यार लोग कहते हैं कि उसकी लड़ने की ताकत एक रेयर लेवल एक्सपर्ट जितनी है और मेका गॉड ग्रुप ने ये जबरदस्त मशीन्स खुद बनाई हैं। अचानक एक आवाज आई, खासकर लिन जीचेन और शेन किंगहान को बुला रही थी, जिससे वो दोनों हैरानी से पलट गए। एक स्मार्ट जवान लड़का एक चमकदार काले मैकेनिकल सूट में उनके पास आया। उसने अपना नाम ज़ांग काय बताया और तुरंत पूछा कि क्या वो शांघाई यूनिवर्सिटी के टॉप लोग हैं, जिसको लिन जीचेन ने शांति से हाँ बोला। ज़ांग काय बहुत हैरान हो गया। शेन किंगहान को टॉप रैंक्स में देखकर उसको बहुत बड़ा झटका लगा। उसने मिडिल स्कूल की बात याद की, जब वो कुछ लैब्स में भी थक जाती थी और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो टॉप 5 फ्रेशमैन में है। कसम से कितनी बदल गई है। लिन जीचेन बीच में बोला, यार की शेन किंगहान की जीन फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी है और अपने प्रोसीजर के बाद वो बहुत ताकतवर हो गई है और प्रोविंस के स्कोर्स में भी सबसे आगे थी। अपने दोस्त का तो हमेशा साथ देता है अपना एमसी। ज़ांग काय बहुत प्रभावित हुआ। वो बस शेन किंगहान की जबरदस्त बदलाव और नई ताकत को देख ही सकता था। शेन किंगहान भी बहुत अच्छी थी। उसने भी उसकी तारीफ की कि अगर ज़ांग काय इतने ताकतवर मेका गॉड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी ताकत भी बहुत बड़ी होगी। ज़ांग काय ने गर्व से बताया कि मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस के साथ उसकी अच्छी कंपैटिबिलिटी ने उसके लिए कई एक्सपेरिमेंट्स के रास्ते खोले हैं, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। और उसने एक चमकदार मैकेनिकल गॉन्टलेट दिखाया। अरे भाई क्या शान दिखाई। फिर उसने जल्दी से बोला कि उसके कुछ और काम है और वादा किया कि वो उनसे कल ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेगा और फिर चला गया। जैसे ही दिन खत्म होने लगा, लुओ योंगजियन ने समझदारी से कहा कि सबको कैफेटेरिया जाना चाहिए, क्योंकि देखो यार भूखे हीरोज को गुस्सा आता है। अंदर बड़े भीड़ वाले डाइनिंग हॉल में शेन किंगहान लिन जीचेन से बहुत खुशी से बोल रही थी कि खाना कितना मजेदार है, उनके स्कूल के कैफेटेरिया से तो बहुत अच्छा है। उसने फिर प्यार से एक टुकड़ा उठाया और लिन जीचेन को ऑफर किया, जैसे उसे ट्राई करने को बोल रही हो। उसने वो टुकड़ा लिया और सर हिलाकर माना कि हाँ ये सच में अच्छा है, जबकि ली मोल्यू और लुओ योंगजिन उनका ये पब्लिक में प्यार देखकर थोड़ा गुस्सा हो रहे थे। अजीब सी हालत। मूड हल्का करने की कोशिश में ली मोल्यू ने मजाक में माँ वेवी से एक टोफू का टुकड़ा खिलाने को कहा। माँ वेवी ने बिना सोचे समझे बहुत मजेदार तरीके से और सीधा बोल दिया कि दफा हो जाओ। उफ! अचानक एक आवाज ने ली मोल्यू का नाम पुकारा, जिससे वो बहुत गुस्से वाले चेहरे के साथ पलट गया। उसका गुस्सा तुरंत हैरानी में बदल गया जब उसने उन लोगों को पहचाना जो उनकी टेबल पर आए थे। 2 घमंडी जवान लड़के उनके सामने खड़े थे। साफ पता चल रहा था कि वो दिक्कत करने आए हैं। ब्लॉन्ड लड़का तुरंत गुस्से में आ गया और घमंड से ली मोल्यू को क्योटो का गद्दार बोला। देखो कितनी बदतमीजी कर रहा है। पर्पल बालों वाले लड़के ने भी उसकी बेइज्जती और बढ़ा दी। मजाक उड़ाते हुए ली मोल्यू को वो कचरा बोला, जिसको वो पहले बहुत आसानी से हरा देता था। यार कितनी हिम्मत है इसकी। इस साफ बेइज्जती से गुस्से में आकर ली मोल्यू अपनी जगह से उठा और बोला कि अब चीजें पूरी तरह बदल गई हैं। ये अब पहले वाला ली मोल्यू नहीं है। ब्लॉन्ड लड़का हंस पड़ा, घमंड से बोला कि जिस वक्त ली मोल्यू ने शांघाई यूनिवर्सिटी चुनी, उसकी ताकत वहीं बंद हो गई थी और उसे और किसी और चीन चुआन नाम के किसी और से आगे निकलना ही था। अरे भाई सीधा चैलेंज दे दिया। उसने फिर सीधा ली मोल्यू को चैलेंज किया कि बाहर आकर लड़े। ली मोल्यू ने कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ तुरंत हाँ कर दी। यार अब तो मजा आएगा। ये बढ़ती हुई लड़ाई ने तुरंत कैफेटेरिया में हर एक इंसान का ध्यान खींच लिया। बाकी लोग अपना खाना छोड़कर बाहर भाग गए बहुत उत्साह के साथ, एक क्योटो यूनिवर्सिटी के जीनियस और एक शांघाई यूनिवर्सिटी के जीनियस के बीच की लड़ाई देखने के लिए। यार सब बहुत एक्साइटेड थे। बाहर ली मोल्यू बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अपने दोनों अपोनेंट्स को एक साथ आने को बोला कि एक एक करके हराने में वक्त बर्बाद होगा। अपना लड़का तो फुल फॉर्म में था। ब्लॉन्ड जवान लड़के जिसका नाम गाओमू था, उसने भी उतने ही घमंड से जवाब दिया कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला कि वो अकेला ही ली मोल्यू को हरा सकता है। उनके बीच की दुश्मनी साफ दिख रही थी। उसने फिर आगे की तरफ छलांग लगाई और सीधा अपने राइवल के सामने उतरा, लड़ने के लिए तैयार। ली मोल्यू ने हंसकर बोला, गाओमू को हमेशा हारने वाला बोलकर मजाक उड़ाया और बिना सोचे अपने ताकतवर सफेद बंदर के रूप में बदल गया। चलो शुरू हो जाओ। अपने अंदर ही अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे याद था कि पिछले हफ्ते ही उसने एक शैडो नाइट कैट जीन के साथ फ्यूजन किया था। यार ये तो गेम बदल देगा। उसको यकीन था कि इस नए फ्यूजन ने उसकी पहले की स्पीड की कमी को पूरा कर दिया है और अब कोई रास्ता नहीं कि गाओमू उसको हरा सके। अपने एमसी का पावर अब तो सच में सॉलिड है। जवाब में गाओमू भी बदल गया। उसकी बॉडी तेजी से एक मजबूत ताकतवर पर्पल पंख जैसे आर्मर से ढक गई। देखो कितना जबरदस्त पावर दिखाया।
भीड़ में से ध्यान से देखते हुए लिन जिचन ने तुरंत बदलाव को समझा। उसको तुरंत समझ आ गया कि गाओ मू ने एक आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के जीन के साथ फ्यूजन किया है, जो एक अर्थ एट्रीब्यूट बीस्ट है और अपनी जबरदस्त डिफेंस के लिए फेमस है। यार, ये तो बहुत हाई टीयर जीन फ्यूजन है। लिन जिचन ने अपने मन में सोचा कि एक नॉर्मल टीयर 9 आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन भी एक हाई लेवल टीयर 1 डेमोनिक आई जायंट एप के पूरे जोर के पंच को आसानी से झेल सकता है। कसम से कितनी ताकतवर डिफेंस है इसकी। लड़ाई शुरू हो गई। ली मोयू ने एक बहुत बड़ा ताकतवर पंच मारा, जिसको गाओ मू ने हैरानी से अपनी आर्मर्ड आर्म से रोक लिया और उस टक्कर से हवा में एक तेज शॉकवेव फैल गई। ली मोयू ने फिर गुस्से में लगातार कई पंच मारे, लेकिन गाओ मू बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी जबरदस्त डिफेंस हर एक वार को झेल रही थी बिना उसको हिलाए। यार, ये तो एकदम टैंक है। गुस्सा तुरंत डर में बदल गया जब ली मोयू को समझ आया कि उसका ओपोनेंट जबरदस्त ताकतवर है और उसके ताकतवर अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था। ये तो ठीक नहीं है। भीड़ में से ये तेज लड़ाई देखते हुए शेन किंगहान ने लिन जिचन से कहा कि लगता है कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है और ये लड़ाई शायद ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन लिन जिचन ने सर हिलाकर मना किया। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उसने हिम्मत से बोला कि ये ड्रॉ नहीं होगा और गाओ मू ही जीतेगा। उसने समझाया कि गाओ मू साफ अपनी असली ताकत छुपा रहा है। इशारा किया कि उसके अंदर एक और बीस्ट जीन है जो उसने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। अरे भाई, ये तो छुपा हुआ कार्ड है। जैसे उसको पता था, गाओ मू ने कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट दिखाई। उसे साफ पता था कि वो अभी भी अपनी पावर बचा रहा है, लेकिन ली मोयू अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा है। यार, ये तो दिमागी खेल था, एकदम नेक्स्ट लेवल। गुस्से में और अपने अपोनेंट की मजबूत डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा था, ली मोयू ने दांत पीसकर गुस्सा किया। वो चिल्लाकर गाओ मू पर गुस्से से इल्जाम लगाया कि वो एक डरपोक है जो सिर्फ कछुए की तरह अपनी शेल में छुप सकता है ताकि लड़ाई को बोरिंग ड्रॉ में ले जा सके। यार, ये तो बहुत बुरी बात बोली। ये बेइज्जती सुनकर गाओ मू की कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट एक तेज दांतों वाली शैतानी मुस्कान में बदल गई। अरे भाई, वो खेलना बंद कर चुका है। उसने शांति से सोचा कि अब बस मजाक खत्म। अब ली मोयू को अपनी असली पूरी शक्ति दिखाने का वक्त आ गया है। असली लड़ाई शुरू होने वाली है। जैसे ही वो बोलता है, गाओ मू के आसपास की हवा में कच कच की आवाज आती है, जैसे तूफान आ रहा हो। उसका शरीर बदलने लगता है, फूलने लगता है। उसकी मांसपेशियां कपड़े फाड़ देती हैं और वो और ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है। उसका डरावना बदलाव पूरा हो जाता है। अब वो एक डरावने डेमोनिक आई जायंट एप जैसा लगता है, एक बहुत ही ताकतवर जानवर। पूरी भीड़ हैरान हो जाती है, चुपचाप देख रही है। जब उनको एक चौंकाने वाली बात समझ आती है, गाओ मू ने बिल्कुल वही बीस्ट जीन फ्यूज किया है जो ली मोयू के पास है। ली मोयू वहीं जम गया है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। वो घबराहट से हिल भी नहीं पा रहा। यार, वो हैरत से चिल्लाता है, बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि गाओ मू जैसा, जिसका टैलेंट तो एवरेज है, वो इतने कम वक्त में दो अलग और बहुत ताकतवर बीस्ट जीन्स कैसे फ्यूज कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। अपने दुश्मन के चेहरे पर डर देखकर गाओ मू शर्मनाक तरीके से मान लेता है कि उसका नेचुरल टैलेंट शायद ली मोयू से कम है। लेकिन वो गर्व से घमंड करता है कि क्योटो यूनिवर्सिटी की जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी शानहाई यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा अच्छी है। ली मोयू अभी ये चौंकाने वाली बात समझ ही नहीं पाया था कि गाओ मू आगे बढ़ा और एक बहुत ताकतवर मुक्का मारा। उनके मुक्के इतनी जोर से टकराए कि जमीन हिल गई। उनके पैरों के नीचे की पत्थर वाली जमीन पूरी तरह से टूट गई और धूल का बड़ा बादल हवा में उड़ गया। जैसे ही वो एक दूसरे पर भारी वार करते हैं, गाओ मू अपने दुश्मन को ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाता। चिल्लाता है कि क्योटो यूनिवर्सिटी को छोड़कर शानहाई जैसी जगह जाना ली मोयू की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोनों लड़ाकू तेजी से बुरी तरह से मुक्केबाजी करते हैं। उनकी शक्ति से पूरा अरीना हिल जाता है, लेकिन देखने वालों को जल्दी ही लड़ाई में एक बड़ा बदलाव दिखने लगता है। वो देखते हैं कि दोनों लड़ाकू ताकत में बराबर है, लेकिन गाओ मू के पास आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन जीन का फायदा है जो उसको अच्छी डिफेंस देता है। यार, इस जरूरी बात का मतलब है कि ली मोयू के पास उसके खिलाफ सीधी लड़ाई जीतने का बिल्कुल जीरो चांस है। जैसे सब समझदार लोग सोच रहे थे, लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाती है। ली मोयू टूटी जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह से हार गया है, खून से लथपथ और बिल्कुल बेहोश। अपने गिरे हुए दुश्मन पर जीत कर खड़े होते हुए गाओ मू आखिरी बार एक जालिम ताना मारता है। वो झुकता है, उसकी आवाज में जलन है और बेहोश ली मोयू से पूछता है कि क्या उसको पता है कि उसकी फैमिली सिर्फ उसके भाई ली ई को सपोर्ट क्यों करती है। वो हंसकर अपने ही सवाल का जवाब गुस्से से देता है, क्योंकि ली मोयू हमेशा से बिल्कुल बेकार है। लेकिन गाओ मू यहीं नहीं रुकता। वो गिरे हुए ली मोयू का बेरहमी से मजाक उड़ाता रहता है, उसको कचरा बोलता है, क्योंकि वो पहले एक मामूली लोकल फ्रेशमैन लिन जिचन से इतनी आसानी से हार गया था। अपने हारे हुए दुश्मन से नजर हटाकर गाओ मू की नजर शानहाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ग्रुप पर पड़ती है। वो चिल्लाता है, पूछता है कि उनमें से लिन जिचन कौन है।
बिना एक पल भी रुके लिन जिचन शांति से ग्रुप से आगे बढ़ता है और अपना परिचय देता है, बिल्कुल शांत। गाओ मू उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर एक चैलेंज देता है। वो बोलता है कि उसने सुना है कि लिन जिचन ने हाल ही में ली मो यू पर हावी हुआ है। वो हिम्मत से उससे अभी लड़ने को बोलता है और अगर लिन जिचन किसी तरह जीत जाता है तो 10 हाई ग्रेड की एंड ब्लड पिल्स का बड़ा इनाम देने का वादा करता है। ये अच्छा इनाम सुनकर लिन जिचन एक कॉन्फिडेंट शिकारी जैसी मुस्कान देता है और बस आगे की लड़ाई के लिए मान जाता है। जैसे ही लिन जिचन अरीना में जाने को तैयार होता है, लो योंगजान उसके कंधे को चिंता से पकड़ता है, उसको कुछ जरूरी सलाह देने के लिए बेताब है। वो लिन जिचन को चेतावनी देता है कि गाओ मू बहुत खतरनाक है क्योंकि उसके जीन्स का कॉम्बिनेशन उसको बहुत ज्यादा अटैक पावर और मजबूत डिफेंस देता है। लेकिन वो गाओ मू की सबसे बड़ी कमी बताता है, उसकी बहुत कम स्पीड। लो योंगजान लिन जिचन को जरूरी सलाह देता है कि वो उससे सीधा ना लड़े बल्कि अपनी अच्छी स्पीड का यूज करके गाओ मू को थका दे, क्योंकि वो डरावना बदलाव हमेशा के लिए नहीं रह सकता। लिन जिचन हाँ में सिर हिलाता है, सलाह समझ लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता और हिम्मत से लड़ाई के एरिया में चला जाता है। गाओ मू तुरंत उसको ताना मारने लगता है, पूछता है कि इस वक्त में कोई प्योर ब्लडेड ह्यूमन रहना क्यों चाहेगा, इसको शक्ति का बहुत बड़ा नुकसान बताता है। गाओ मू खुद ही मुस्कुराता है। उसका दिमाग पहले से ही सोच रहा है कि लिन जिनचन को यहाँ पूरी तरह से हराकर वो ली मो यू को उनकी शक्ति लेवल्स का असली बहुत बड़ा अंतर दिखा देगा। लिन जिनचन इस बकवास से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। गाओ मू से बस चुप होने और लड़ाई शुरू करने को बोलता है। एक भयानक गर्जन के साथ गाओ मू आगे बढ़ता है। उसका आर्मर्ड शरीर और तेज नाखून अपने दुश्मन को फाड़ने के लिए तैयार हैं। लुओ योंगजिन की पहले दी गई सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए लिन जिनचन ना तो पीछे हटता है और ना ही बचने की कोशिश करता है। इसके बजाय वो आंखें बंद कर देने वाली स्पीड से आगे बढ़ता है। वो इतनी तेजी से चलता है कि अपने पीछे कई आफ्टर इमेजेस छोड़ जाता है, सीधा अपने बड़े दुश्मन से टकराने के लिए जाता है। जैसे ही दोनों लड़ाकू डरावनी स्पीड से पास आते हैं, लिन जिनचन अपना मुक्का पीछे खींचता है और एक ही विनाशकारी मुक्का मारता है जो तेज आग जैसी लाल एनर्जी से चमकता है। वो मुक्का तुरंत गाओ मू के डिफेंसिव स्टैंड से टकराता है। उसका टक्कर बहुत डरावना होता है। आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन आर्मर को पूरी तरह से तोड़ देता है, जैसे वो कमजोर कांच का बना हो। वो रुकने वाला मुक्का टूटी हुई डिफेंस के अंदर से सीधा जाता है और गाओ मू के चेहरे पर लगता है। खून उड़ता है और वो विशाल लड़ाकू इस मार की शक्ति से जबरदस्ती पीछे फेंका जाता है। वो जमीन पर जोर से गिरता है, चुपचाप रुक जाता है। वो एक भी अंग नहीं हिलाता। एक ही पल में वो पूरी तरह से हार गया है। पूरा अरीना हैरान भरी खामोशी में डूब जाता है। फिर शानहाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाने लगते हैं। शेन किंग हान खुशी से चीयर करती है, जबकि लुओ योंगजिन और मा वेवे पूरी तरह से हैरान होकर मुंह खोले देखते रहते हैं। लुओ योंगजिन बोलता है कि लिन जिनचन तो बस कमाल है, इतनी मुश्किल लड़ाई एक ही जबरदस्त मूव में जीत गया। इधर भीड़ में खड़ा क्योटो यूनिवर्सिटी का गाओ मू का साथी डर से कांप रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि उसकी खुद की ताकत गाओ मू से ज्यादा नहीं है। अगर वो लिन जिनचन जैसे मॉन्स्टर से लड़ता तो वो खुद भी 2 मुक्के से ज्यादा नहीं टिक पाता। तभी एक नया आदमी आसानी से भीड़ के ऊपर से कूदता है। सबका ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। वो एक सोल्जर है जो जोर से बोलता है कि उसने सोचा था कि इस साल का कंपटीशन सिर्फ मिलिट्री और मेका गॉड ग्रुप के बीच एक तगड़ी लड़ाई होगी, लेकिन वो मान लेता है कि शानहाई यूनिवर्सिटी से लिन जिनचन जैसा जीनियस निकलते देखकर वो सच में हैरान है। वो सोल्जर शांति से अरीना में उतरता है और अपना परिचय जाओ युअनजन के रूप में देता है, एक 19 साल का लड़का जो गर्व से मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है। एक गंभीर और पक्के इरादे वाले चेहरे के साथ वो लिन जिचिन को फॉर्मली एक मैच के लिए चैलेंज करता है। लिन जिचिन जाओ युआनजोंग के इस अचानक सीधे चैलेंज का शांति से जवाब देता है। अपना एमसी लिन जिचिन सोल्जर को अच्छे से देखता है। ये साफ करता है कि उसका कीमती वक्त और एनर्जी एक मामूली स्पर के लिए मुफ्त नहीं है, इसमें कुछ बड़ा दांव पर होना चाहिए। एमसी की डिमांड समझकर जाओ युआनजोंग बहुत उत्सुक होकर तुरंत एक बहुत कीमती स्पिरिट फ्रूट निकालता है एज प्राइज। वो उत्साह से बताता है कि ये रेयर जेम सिर्फ 1 लाख जितना महंगा नहीं है, 5 मिलियन, लेकिन ची और खून बढ़ाने के लिए भी बिल्कुल बढ़िया है। जैसे ही लिन जिचिन ने ये इतनी बड़ी रकम सुनी, उसकी आंखें चमक उठी। यार, अब हुई ना कोई बात। अपना एमसी मन ही मन में जाओ पर हंसा। उसको फटाफट समझ गया कि वो तो बस एक मामूली रैंक 8 है, उसे तो एक सही किक से भी आराम से हरा सकता था। देखो, उसको एक एकदम आसान जीत और अच्छे इनाम का बिल्कुल सही मौका दिखा, तो वो हल्के से मुस्कुराया और तुरंत चैलेंज को मान लिया। लेकिन रुको एक सेकंड, जैसे ही हवा में तनाव बढ़ गया और ये बड़ी लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, एक सख्त फौजी ऑफिसर अचानक वहां आ गया।
उस ऑफिसर ने जोर से आवाज में सख्ती से बोला कि दोस्ती वाली लड़ाई तो ठीक है, लेकिन दाव लगाना मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के नियम तोड़ना है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यार, जैसे ही लिंजिचिन ने ये बात सुनी, उसकी लड़ने की हिम्मत जो उसने बनाई थी पल भर में गायब हो गई। उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहा। उसने हाथ हिलाया और बस बोला कि सब भूल जाओ, लो बात खत्म। अपना एमसी फिर शांति से मुड़ गया और चल दिया। बेचारे गुस्से में जाओ युआनजोंग को बिल्कुल हैरान और अकेला छोड़कर उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं मिला। थोड़ी देर बाद भीड़ से बचकर निकलते हुए लिंजिचिन ने गांवों को ढूंढ लिया। अब आगे क्या होगा उसके लिए वो तैयार था। अपना एमसी लिंजिचिन अपने हारे हुए राइवल के ऊपर खड़ा था जो बिल्कुल कमजोर और घायल लग रहा था। उसने उससे वो 10 एडवांस वाइटैलिटी पिल्स मांगे जो उसको वादा किए गए थे। एक घायल और बिना शर्ट के गांवो दोबारा मार खाने के डर से कांप रहा था। उसने घबराकर अपना जवाब दिया। उसने जल्दी से वादा किया कि वो अपने डॉम दौड़कर जाएगा और लिंजिचिन के लिए वो कीमती पिल्स तुरंत लेकर आएगा। उसी रात बाद में अपने मिलिट्री बेस के डॉम में अकेला अपना मेहनती एमसी लिंजिचिन पूरी तरह से अपनी सख्त ट्रेनिंग में डूब गया। वो बिल्कुल भी नहीं रुकता था, सिस्टम में अपनी प्रोग्रेस को धीमा नहीं पड़ने देता था, एक दिन के लिए भी नहीं। बेड पर पलाथी मारकर बैठा लिंजिचिन की स्किन से हल्के लाल रंग की चमक निकल रही थी। ये उसकी सख्त बॉडी टेम्परिंग से हो रही बहुत ज्यादा गर्मी और मेहनत की साफ निशानी थी। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी, बता रही थी कि उसने अपनी स्किन टेम्परिंग का चौथा राउंड शुरू कर दिया है और पहले ही 12% पूरा कर लिया है। उसने हल्के से सांस छोड़ी, देखते हुए कि ये टेम्परिंग साइकिल उसके पिछले तीसरे राउंड से थोड़ा सा धीमा लग रहा है। यार, जैसे ही वो पूरी तरह से ध्यान में था, उसका ध्यान अचानक टूट गया क्योंकि शेन किंग हान जो सिर्फ टावल में थी उसके कमरे में झांकी और अंदर आने की इजाजत मांगी। वो बड़े आराम से अंदर आई और उसके बेड के किनारे पर बैठ गई। बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। उसने मुश्किल हालात बताई, डॉम्स में हेयर ड्रायर नहीं है, और हिम्मत से उससे कहा कि वो अपने जबरदस्त की और खून के कंट्रोल का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा करे और उसके पूरे गीले बाल सुखाए। लिंजिचिन हल्के से मुस्कुराया और बोला कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आई है क्योंकि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही वो अपनी जबरदस्त शक्तियों से धीरे से उसके बाल सुखाने में मदद कर रहा था, उसने उसको एक छोटा सा डिब्बा दिया और वो 10 एडवांस वाइटैलिटी पिल्स दिखाए जो उसने पहले गांव मुंह से आराम से लिए थे। उसने आराम से समझाया कि उसके अब के ओपी कल्टीवेशन लेवल पर ये पिल्स उसके लिए कुछ खास नहीं है, तो उसने कहा कि वो ये ले ले। शेन किंग हान इतने कीमती और अच्छे तोहफे से हैरान रह गई, लेकिन लिंजिचिन ने उसकी झिझक को तुरंत खत्म किया। उसने दिल से उससे कहा कि वो बिल्कुल भी एहसानमंद ना बने, जोर दिया कि वो सब फैमिली हैं और उसकी सुरक्षा और खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डिब्बे पर हल्के से हाथ रखकर शेन किंग हान हल्के से मुस्कुराई और अपने एमसी का ये दिल से दिया हुआ तोहफा मान लिया। इसके तुरंत बाद उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। वो मस्ती में उसके ऊपर झुकी जब वो अभी भी बेड पर था और बोली कि अब उसकी बारी है कुछ करने की। वो उसके ऊपर आराम से बैठ गई और आराम देने वाले तरीके से उसकी छाती की मालिश की। उसने धीरे से कहा कि वो उसको अपना धन्यवाद सही से करने देगी। अगली सुबह सुनहरी सूरज मिलिट्री बेस के ऊपर निकला। सब ट्रेनिंग वालों को रोशन कर रहा था जो दिन के कामों के लिए बाहर जमा हुए थे। जाओ युआनजोंग ने फटाफट अपने एमसी लिंजिचिन को देखा और बहुत खुश होकर उसको हेलो बोला। उसकी पिछली नाराजगी उनकी रद्दी हुई लड़ाई को लेकर खत्म हो चुकी थी। लिंजिचिन हमेशा की तरह शांत एमसी ने दोस्ती वाले हेलो का जवाब सिर हिलाकर दिया। बगल में खड़े होकर लिंजिचिन ने आराम से जाओ युआनजोंग से पूछा कि क्या ये खबर सच है कि उसके मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की सारी यंग जनरेशन अपनी सख्त ट्रेनिंग के लिए लेजेंडरी सोर्सलैंड में घुस गई है। लेकिन जाओ युआनजोंग ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, साफ करते हुए बोला कि उसको अंदर कदम रखना भी नहीं बोल सकते। ये जवाब देखकर लिंजिचिन को दिक्कत हुई तो जाओ को उसकी इस उलझी हुई बात को और समझाना पड़ा। तो अपना बोलने वाला बताता है कि मिलिट्री ने सोर्सलैंड के बिल्कुल किनारे पर बहुत सुरक्षित मजबूत शहर बना रखी हैं, लेकिन असली बात यह है कि छोटे सोल्जर्स जो अभी बस मामूली क्रीचर लेवल पर हैं वो वहीं फंसे हुए हैं और बस बोरिंग छोटे मोटे काम कर रहे हैं। उनको सख्त ऑर्डर है, जंगल में बाहर निकलना बिल्कुल मना है, जहां यार बहुत खतरनाक पुराने तरह के लोग हैं। अपना बोलने वाला जोर देता है कि सोर्सलैंड को सही से घूमना बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा बायोलॉजिकल लेवल एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। उसने कुछ जरूरी बात बताई, समझाते हुए कि जैसे एग्जॉटिक बीस्ट्स को अर्थ की वर्ल्ड पावर से एक रिपल्शन फोर्स लगती है जब वो अटैक करते हैं, वैसे ही अर्थ वालों को भी सोर्सलैंड में घुसते ही वैसी ही टक्कर मिलती है। ये अदृश्य ताकतवर शक्ति उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है, खासकर उनको जिनका वो जरूरी एडवांस लेवल नहीं पहुंचा है। जाओ ने फिर एक जरूरी बात साफ की, ये रिपल्शन इफेक्ट उन बड़े बड़े बीस्ट्स के लिए कहीं ज्यादा ताकतवर होता है जो अर्थ पर अटैक करते हैं। कसम से अनगिनत एग्जॉटिक बीस्ट की असली शक्ति अर्थ की वर्ल्ड पावर में घुसते ही बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और बस ऐसे ही अपने एमसी लिंजिचिन को एकदम से समझ आया, सब कुछ क्लियर हो गया। उसको आखिरकार असली वजह समझ आई कि अर्थ
के जीन फ्यूजर्स उन्हीं क्रीचर्स को पूरी तरह से कैसे हरा देते हैं जिनके पावर्स उन्होंने लिए हैं। पता चला वो बीस्ट तो जैसे एक हाथ बांध कर लड़ रहे थे। लेकिन इस नई बात पर और ज्यादा बात करने से पहले उनकी गहरी बात अचानक रुक गई, क्योंकि एक बहुत ताकतवर इंसान अचानक आसमान से कूदा और हैरान हुए ग्रुप के बिल्कुल सामने जोर से आवाज के साथ जमीन पर उतरा। एक हड्डी हिला देने वाला झटका जमीन पर लगा और उनके पैरों के नीचे की जमीन भी बुरी तरह से टूट गई। एक जोर की आवाज आई, पूछ रही थी कि क्या सभी लोग आ गए हैं। जाओ युआनजोंग फौजी अंदाज में सीधा खड़ा हो गया और बोला कि सब लोग आ गए हैं और तैयार हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा इंसान खड़ा था, एक बहुत बड़ा तगड़ा इंस्ट्रक्टर जो सर से पैर तक जबरदस्त टैक्टिकल गियर में था। उसने अपना नाम लू तियानरोंग बताया, जो इस सख्त स्पेशल ट्रेनिंग की खुद देखभाल कर रहा जबरदस्त हेड इंस्ट्रक्टर था। इंस्ट्रक्टर लू सीधी बात पर आए, साफ साफ बोला कि उसको गोलमोल बातें पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ सब सीरियस ग्रोथ के लिए है, खाली बातों के लिए नहीं। अपना एमसी लिन जिचेन तुरंत सोचना शुरू कर दिया। उसका दिमाग पहले ही इंस्ट्रक्टर लू के जबरदस्त पावर लेवल को नाप रहा था। उसने तुरंत इंस्ट्रक्टर का बायोलॉजिकल लेवल एक जबरदस्त एडवांस रैंक 6 समझा। यार ये एक डराने वाला पावर लेवल था जो बड़ी यूनिवर्सिटीज के डीन के बराबर था। फिर इंस्ट्रक्टर लू तुरंत टेम्परेरी टीम्स बनाने की घोषणा करते हैं। सब हिस्सा लेने वालों को 4 अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। वो साफ साफ बताते हैं कि एक मुश्किल शुरुआती असेसमेंट शुरू होने वाला है और यार असली स्पेशल ट्रेनिंग तो बस उन्हीं के लिए शुरू होगी जो ये पहला ट्रायल पार कर लेंगे। उनकी बात सच साबित हुई। नई टीम्स बहुत तेजी से बन गईं। लिन जिचेन को चैन की सांस आई। उसको एहसास हुआ कि उसको शेन किंगहान के साथ उसी ग्रुप में रखा गया है। उनकी टीम में अनुशासित जाओ युआनजोंग, एक नया चेहरा जैंग काई और कैपिटल यूनिवर्सिटी से दबंग, लंबा और ताकतवर शांगवान यूइंग भी हैं। शेन किंगहान खुश होकर मुस्कुराती है, अपनी खुशी जाहिर करती है कि उनकी कितनी अच्छी किस्मत है कि इतने मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस में वो अलग नहीं हुए। इंस्ट्रक्टर लू नई बनी टीम्स को एक बहुत बड़े शानदार 3 मंजिल की बिल्डिंग की तरफ ले जाते हैं, जहां वो लड़ाई के जरूरी नियम बताते हैं। वो बताते हैं कि इस मुश्किल बिल्डिंग की हर अगली मंजिल में कई मुश्किल चेक पॉइंट्स भरे हैं। इस चुनौती को जीतने के लिए हमारे हीरोज को हर एक मंजिल साफ करनी होगी और 3 घंटे की तेज दौड़ में छत पर पहुंचना होगा। इंस्ट्रक्टर लू बताते हैं कि पहली मंजिल एक टैक्टिकल भूल भुलैया है और उसकी हर चारों दीवारों में एक अलग दरवाजा है। हमारी चारों टीम्स इन अलग अलग दरवाजों से घुसेंगी और ये अंतिम असेसमेंट शुरू करेंगी। जल्दी से शुभकामनाएं देकर इंस्ट्रक्टर लू आसानी से बिल्डिंग की छत पर उछल जाते हैं, अपनी कमाल की फुर्ती दिखाते हुए। ऊपर से वो गरजते हैं कि असेसमेंट अब ऑफिशियली शुरू हो। लिन जिचेन और उसकी टीम देर नहीं करते, उस खतरनाक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, खुद को तैयार करते हुए कि जो भी खतरा अंदर है उसके लिए। यार स्पेशल ट्रेनिंग का असेसमेंट अब पूरे जोरों पर है और लिन जिचेन की टीम ग्रुप डी गोलियों की आवाज और पहले लेवल की मुश्किल रुकावटों को हैरानी भरी आसानी से पार कर लेती है। लेकिन जब वो प्रोग्रेस स्क्रीन पर देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, उनकी सांस रुक जाती है। हैरानी की बात यह है कि बाकी 3 ग्रुप्स तो पहले ही तीसरा लेवल पार कर रहे हैं, जबकि हमारी एमसी की टीम ने तो अभी अभी पहला लेवल ही खत्म किया है। लेवल 2 में एक अलग मुश्किल है, एक दिखने में आसान पर मुश्किल दिमागी टेस्ट, जहां उन्हें एक चालाक एआई के खिलाफ रॉक पेपर सिजर्स का तेज गेम खेलना पड़ता है। हर हार पर एक बड़ी सजा मिलती है, दरवाजा और बंद हो जाता है और पूरी टीम को दर्दनाक बिजली का झटका लगता है। कई बार हारने के बाद लिन जिचेन के ब्रिलियंट दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक बहुत ही चालाक प्लान बनाता है। उसको पता है कि एआई की चाल बिल्कुल भी नहीं पता होती, तो वो चालाकी से एक कांच के टुकड़े को आईने की तरह इस्तेमाल करता है ताकि अपनी चाल चलने से पहले वो एआई के हाथ को देख सके। देखो, ये चालाक तरीका उसे लगातार ड्रॉस करने में मदद करता है और वो जिद्दी दरवाजे को दर्दनाक तरीके से 1-1 सेंटीमीटर खोलता रहता है जब तक वो फाइनली निकल नहीं सकते। जब वो फाइनली तीसरे लेवल के लाउंज में पहुंचते हैं तो प्रोग्रेस स्क्रीन पर एक हैरान करने वाला नजारा उनको वहीं रोक देता है। यार बाकी तीनों टीम्स ए, बी और सी हैरानी की बात है कि बाहर हो चुकी हैं। ये समझकर कि जिसने भी इतने ताकतवर स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी खत्म किया है वो बहुत ही खतरनाक दुश्मन होगा, लिन जिचेन तुरंत अपनी खतरा पहचानने की एबिलिटी एक्टिवेट करता है और आगे की मंजिल को ध्यान से स्कैन करता है। उसको जल्दी ही डर लगाने वाली सच्चाई पता चलती है। तीसरी मंजिल 4 अलग कमरों में बांटी हुई है और हर एक में एक बहुत ही ताकतवर रोबोट गार्ड है। फ्लोर पर पड़े खून के निशान और बिखरे हुए मलबे को देखकर डर के साथ साफ हो जाता है कि इन रोबोट्स के पास बहुत जबरदस्त डिफेंस और अटैक की ताकत है और ये पक्का हो जाता है कि उन्होंने ही बाकी टीम्स को बेदर्दी से खत्म किया था। इसके बावजूद कि इतना बड़ा और साफ खतरा है, लिन जिचेन जो हमेशा से कॉन्फिडेंट लीडर रहा है, अपनी ग्रुप को बहादुरी से एक खतरनाक कमरों में से एक में ले जाता है। टीम के 5 मेंबर्स एक साथ खड़े हैं, उस बड़े रोबोट के लिए तैयार हैं जो इस लेवल का तगड़ा गार्डियन है। जैसे ही टीम आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती है, रोबोट की एक बुरी लाल आंख खतरनाक तरीके से जल उठती है। बिना किसी वार्निंग के वो एक डर लगाने वाला हमला करता है, अपनी बाजू में लगे कैनन से लगातार गोलियां बरसाता है।
सब ध्यान रखो, जाओ युआनजुंग चिल्लाता है। उसकी आवाज में घबराहट है। उनको चेतावनी देता है कि रोबोट हड्डियों को तोड़ने वाली गोलियां चला रहा है। ग्रुप तुरंत जो भी कवर मिलता है उसमें छिप जाता है और जांग काई चालाकी से सुझाव देता है कि वो इंतजार करे जब तक रोबोट की पूरी गोलियां खत्म ना हो जाए, कोई भी पलटवार करने से पहले। लेकिन वो थोड़ी सी उम्मीद जल्दी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि रोबोट अपना लगातार तबाह करने वाला हमला जारी रखता है और उस कवर को बुरी तरह से फाड़ देता है जिसके पीछे वो छिपे हैं। लिन जिचिन और शेन किंगहान एक दूसरे को देखकर गंभीर हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि इसके पास बहुत सारी गोलियां हैं। उनके पास जल्दी हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं तो वो पूरी तरह से खुले रह जाएंगे। यार, ताकत का ये डर लगाने वाला नजारा शांगवान यूइंग को पूरी तरह से घबराहट में डाल देता है। वो घबरा कर कहती है कि वो हार मान ले। उसको पूरा यकीन है कि अगर बाकी सब टीम्स बाहर हो गई हैं तो उनके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं है। लेकिन जाओ युआनजोंग गुस्से से पीछे हटने से मना करता है। उसका इरादा बिल्कुल पक्का है। वो उसको सख्ती से याद दिलाता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी होपलेस लगे, वो क्विट नहीं कर सकते, नहीं तो उनको अपनी कायरता के लिए इंस्ट्रक्टर का गुस्सा झेलना पड़ेगा। शेन किंगहान हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि उसको पूरा यकीन है कि लिन जिचिन उनको लीड कर रहा है, तो वो ये मुश्किल लेवल जरूर पार कर सकते हैं। जब उनका हौसला वापस आता है तो जाओ युआनजोंग जल्दी से एक नया खतरनाक अटैक प्लान बताता है। वो घोषणा करता है कि वो और लिन जिचिन, जो सबसे अच्छी फिजिकल कंडीशन में है, उस खतरनाक रोबोट पर सीधा सामने से हमला करेंगे, जबकि जान काई, शेन किंगहान और शांगवान यूइंग सुरक्षित दूरी से धूप से मदद करेंगे। जैसे ही प्लान बन जाता है, जाओ युआनजोंग और लिन जिचिन अपने कवर से बाहर निकलते हैं। डर के बिना रोबोट पर अलग अलग तरफ से हमला करते हैं, जबकि वो लगातार गोलियां चला रहा है। जैसे ही वो हमला करते हैं, जांग काई चालाकी से 2 थर्मल सेंसिंग स्मोक ग्रेनेड्स फेंकता है। एक जरूरी दिक्कत पैदा करता है और उनको कीमती वक्त देता है। वो उनको बताता है कि वो गहरे पर्पल धुएं में छिप जाएं, जो रोबोट के थर्मल सेंसर्स को अच्छे से रोकेगा और उनकी पोजीशंस को पूरी तरह से छुपा देगा। ठीक उसी वक्त शेन किंगहान अपनी कमाल की ताकत बाहर निकालती है। कहती है, मैं इसकी स्पीड कम करूंगी। वो कमाल से अपनी ताकतवर दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करती है रोबोट के मुश्किल सिस्टम्स के अंदर के जरूरी फ्लूइड्स को कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो खराब हो जाता है और उसकी रिएक्शन वक्त बहुत कम हो जाता है। जब रोबोट के सेंसर्स अब खराब हो गए हैं और उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है, तो शांगवान यूइंग बहादुरी से डिकॉय बनकर आगे आती है। चालाकी से गोलियों से बचती है ताकि उसका ध्यान अपनी टीममेट से हटा सके। एक जरूरी मौका देखकर जाओ युआनजोंग अपने हाथ को बदलता है, उसको एक जबरदस्त तेज पत्थर जैसे आर्मर में बदल देता है। वो कमाल की ताकत से आगे उछलता है और अपनी आर्मर्ड मुट्ठी सीधा रोबोट के सिर पर मारता है। लेकिन यार, रोबोट का डिफेंस बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जाओ युआनजोंग झटके और तेज दर्द से पीछे गिर जाता है। उसकी बहुत मजबूत आर्मर्ड मुट्ठी उस टक्कर की ताकत से टूटने लगती है जब उसको एहसास होता है कि उसके हाथ की हड्डियां दर्द से टूट गई हैं। तुरंत बाद लिन जिचिन अपना तबाह करने वाला हमला करता है। हवा में ऊंचा उछलकर वो रोबोट के शरीर पर एक ताकतवर सही किक मारता है। दिमाग में सोचता है कि इसका पावर लेवल एक नॉर्मल रैंक 8 के बिल्कुल पीक पर लगता है। जैसे जाओ के ताकतवर पंच से कुछ नहीं हुआ था, वैसे ही इस किक से भी उस भारी आर्मर्ड ना झुकने वाली मशीन को कुछ भी नहीं होता। घायल और परेशान जाओ युआनजोंग दुखी होकर चिल्लाता है कि इसका डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि वो तोड़ नहीं सकते। वो जिद कर रहा था कि उनको पीछे हटना चाहिए और ठीक होना चाहिए, इससे पहले कि वो एक और हमला करें। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने वाले थे, रोबोट ने एक बहुत खतरनाक नया हथियार सामने लाया। उसके बाजू से एक चमकता नीला एनर्जी ब्लेड बन गया, जिसने जाओ युआनजोंग को अंदर तक हिला दिया। उसने जोर से जल्दी से सबको भागने की चेतावनी दी। उसको डर के साथ एहसास हुआ कि रोबोट के थर्मल सेंसर्स ठीक हो गए हैं और अब वो उनको धुएं में से साफ साफ देख सकता है। रोबोट ने बहुत तेज रफ्तार से हमला किया, खास करके शेन किंगहान को निशाना बनाया, जो तैयार नहीं थी। उसने अपनी बड़ी एनर्जी सोड अपने सिर के ऊपर उठाई, जानलेवा ताकत से उसको नीचे गिराने की तैयारी कर रहा था, जब उसके टीममेट्स डर के मारे चीख रहे थे कि वो सावधान रहें। हैरान करने वाली तेज रफ्तार से लिन जिचिन उसको रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसने शेन किंगहान को पकड़ा और शानदार तरीके से एक तरफ उछल गया, उसको बहादुरी से बचाया। बिल्कुल तब जब रोबोट का जानलेवा ब्लेड फर्श पर टकराया, वहीं जहां वो कुछ देर पहले खड़ी थी। उनके दुश्मन की बहुत ज्यादा तबाह करने वाली ताकत ने टीम की पहले से ही कमजोर हिम्मत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। शांगवान यूइंग रोते हुए फर्श पर गिर गई। उसको पूरी तरह से यकीन हो गया कि उनके लिए इस नामुमकिन लड़ाई को जीतने का कोई रास्ता नहीं है। वो रोबोट बिना रुके अपना खतरनाक पीछा करता रहा। लिन जिचिन का पीछा कर रहा था, जब लिन जिचिन बहादुरी से शेन किंगहान को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था। शेन किंगहान को ध्यान से नीचे उतारने के बाद, अरे भाई हमारा एमसी, लिन जिचिन शांत होकर हालात का जायजा लिया। उसके दिमाग में पहले से ही योजनाएं चल रही थी। उसने बड़े ध्यान से देखा कि वहां सब लोग पूरी तरह से थक गए होंगे। इसका मतलब था कि शेन किंगहान का तेज ट्रेनिंग सेशन अब ऑफिशियली खत्म हो गया है। यार, ये एक बड़ा राज खुला।
लिन जिनचिन असल में इस जानलेवा लड़ाई को उसके लिए एक सख्त लेकिन असरदार बूट कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने सोचा कि सबक मिल गया है और स्टूडेंट्स को उनकी हद तक धकेल दिया गया है, तो उसने हिम्मत से ऐलान किया कि अब इस लेवल को पूरी तरह से खत्म करने का वक्त आ गया है। पूरे यकीन के साथ वो आगे बढ़ा, रोबोट के अगले तबाही वाले हमले को सीधे रोकने के लिए तैयार, और अकेले ही इस पागलपन को खत्म करेगा। इधर उसी वक्त ट्रेनिंग बिल्डिंग की छत पर ऊपर पहली 3 टीम्स के स्टूडेंट्स को उनके अलग अलग लड़ाई के जख्म के लिए इमरजेंसी मेडिकल मदद मिल रही थी। देखो, वो सब एक साथ बड़बड़ा रहे थे, तीसरी लेवल के रोबोट की पागल हद से ज्यादा ताकत के बारे में। पूरी तरह से हैरान थे कि कोई भी इतनी मुश्किल चुनौती को कैसे जीत सकता है। एक बहुत गुस्से वाला स्टूडेंट अंदाजा लगा रहा था कि शायद टेस्ट शुरू से ही नामुमकिन बनाने के लिए सेट किया गया था, बस इंस्ट्रक्टर्स की बहुत ज्यादा ताकत का एक शानदार प्रदर्शन था। इस शोर शराबे के बीच गाओ मू, ली मोयू, मा वेवी और लुओ योंगजियन, जो पूरी तरह से चोट खाए हुए थे, एक साथ इकट्ठे थे और बुरे हालात के बारे में बात कर रहे थे। गाओ मू, जो हमेशा आशावादी था, उसने ग्रुप डी के बारे में अपनी चिंता जताई, सोच रहा था कि वो अभी तक इस गड़बड़ से बाहर क्यों नहीं आए। दूसरों ने जल्दी से उसकी उम्मीदें तोड़ दी, उनकी जीत की कोई संभावना नहीं मानी और ठंडे तरीके से बताया कि लिन जिनचिन की टीम पहले से ही सबसे कमजोर और सबसे पीछे थी, इसका मतलब वो लगभग बर्बाद थे। अचानक एक तेज धमाका हुआ जिसने पूरी छत को हिला दिया। स्टूडेंट्स पूरी तरह से घबरा गए और बहुत बेचैनी से सोच रहे थे कि क्या भूकंप आ गया है। इंस्ट्रक्टर लू तियानरोंग और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स यार इतने बड़े शोर शराबे के हैरान करने वाले कारण को पूरी तरह से हैरानी से देख रहे थे। छत के बिल्कुल बीच में वही टूटा हुआ, चिंगारियां निकलता हुआ और कटा हुआ सिर गिरा था, उसी खतरनाक रोबोट का जिसने कुछ देर पहले उन सबको पूरी तरह से हरा दिया था। एक अलग ऑब्जर्वेशन रूम में मो डोंगजी और एक बड़े ओहदे वाली महिला मिलिट्री ऑफिसर एक हाईटेक मॉनिटर पर हो रही घटनाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मो डोंगजी ने टेस्ट की कड़ी निंदा की। उसने कहा कि एक रोबोट को लगाना जिसके पास पीक ऑर्डिनरी रैंक 8 की ताकत है, सिर्फ स्टूडेंट्स के खिलाफ, तो ये तो शुरू से ही बड़े पैमाने पर नाकामयाबी के लिए बनाया गया है। वो ऑफिसर यार और कोई नहीं, नैनजांग प्रोविंस मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कमांडर याओ मुलिंग थी। वो शांत होकर अपनी चाय पी रही थी और शांत तरीके से एक वजह बताई। उनका मानना था कि ये यंग स्टूडेंट्स अक्सर अहंकार से भरे होते हैं और शुरू में ही एक ऐसा अनुभव जो उनको नरम बनाए बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस खास ट्रेनिंग को कबूल करें जो उनका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही वो देखते रहे, कमांडर याओ मुलिंग ने स्क्रीन पर एक बहुत हैंडसम यंग लड़के की तरफ इशारा किया जो बड़े लगन से ब्लड टेम्परी नाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। मोडोंगजी ने हाथ हिलाकर उसको नकार दिया, बोली कि वो तो बस एक मासूम बच्चा है जो ऊपरी ताकत से आसानी से धोखा खा जाता है। उनकी बात अचानक रुक गई जब उन्होंने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। लिन जिचिन ने एक ही धमाकेदार पंच मारा जिसने रोबोट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बस कबाड़ रह गया। दोनों ताकतवर औरतें पूरी तरह से हैरान और चुप हो गईं। उनका यकीन न करने का एहसास कमरे की हैरान करने वाली खामोशी में साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद हारे हुए रोबोट का बिना सिर वाला शरीर शानदार तरीके से छत तोड़कर नीचे टेस्टिंग रूम में गिरा। कसम से लिन जिचिन की तबाह करने वाली ताकत का यह सबूत था। मोडोंगजी और कमांडर याओ मुलिंग जल्दी से नीचे उतरे लिन जिचिन और उसकी हैरान टीम का सीधे सामना करने के लिए। कमांडर ने तुरंत लिन जिचिन पर निशाना साधा। ये पूछ रही थी कि उसने ऑर्डिनरी रैंक 9 की ताकत कैसे निकाल ली जबकि उसका ऑफिशियल बायोलॉजिकल लेवल सिर्फ ऑर्डिनरी रैंक 8 है। यार लिन जिचिन जो हमेशा चालाक था, उसने आधा सच बताया। उसने कहा कि उसकी अपनी ताकत ब्लड टेम्परिंग आर्ट से मिली तेज ताकत के साथ उसे ये हैरान करने वाला काम करने में मदद मिली। मोडोंगजी मन ही मन में बहुत शक कर रही थी, सोच रही थी कि क्या ये आर्ट अकेले ही इतनी बड़ी ताकत दे सकती है। उसने तुरंत फैसला किया, वो अपनी जबरदस्त दिमागी ताकत का इस्तेमाल करेगी, उसका पूरा स्कैन करेगी और उसकी असली ताकत पता लगाएगी। उसकी ताकतवर इरादों को समझते हुए लिन जिचिन ने तुरंत अपनी नेचुरल कैमोफ्लेज एबिलिटी एक्टिवेट की, अपनी असली ताकत को चालाकी से छुपाया और उसी वक्त उसकी एबिलिटीज को छुपके से जांचने का फैसला किया। लेकिन मोडोंगजी का मेंटल स्कैन बहुत ताकतवर था और उसने जल्दी से हैरान करने वाला सच पता लगा लिया। लिन जिचिन के पूरे शरीर ने अपनी पहली टेम्परिंग पूरी कर ली है। इसका मतलब उसका बायोलॉजिकल लेवल असल में पूरा ऑर्डिनरी रैंक 9 है। उसने तुरंत समझ लिया कि लिन जिचिन सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। जब कमांडर याओ मुलिंग ने उसके फाइंडिंग्स के बारे में पूछा तो मोडोंगजी ने बिजली की तेजी से फैसला किया लिन जिचिन के हैरान करने वाले राज को बचाने के लिए। उसने चालाकी से कमांडर को बताया कि उसका बायोलॉजिकल लेवल असल में सिर्फ ऑर्डिनरी रैंक 8 है, लेकिन उसका फिजिकल शरीर हैरान करने वाला ताकतवर है, एक शुरुआती ऑर्डिनरी रैंक 9 जीन फ्यूजर के बराबर। ये सुनकर कमांडर बहुत खुश हो गई। उसने खुशी से अपने हाथ ऊपर उछाले, ऐलान किया कि प्योर ब्लडेड ह्यूमन फिजिकल एनहांसमेंट का रास्ता पूरी तरह से अजेय लगता है।
उसने कहा कि अगर लिन जिच्चन सच में बायोलॉजिकल बैरियर को तोड़ सकता है तो उसका फ्यूचर पूरी तरह से असीम होगा। उस बहुत मुश्किल टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स को एक बड़े हथियार घर में इकट्ठा किया गया जो तबाही का खजाना था। कमांडर याओ मुलिंग ने समझाया कि यहाँ हर हथियार बी ग्रेड अलाय से बना है जो इतने मजबूत हैं कि लोहे को चीर सकते हैं और गोली को भी मोड़ सकते हैं। उसने उनको कहा कि हर कोई एक हथियार चुने, एक आगे आने वाले लड़ाई के अभ्यास के लिए जो सिर्फ 10 दिन में होने वाला है। जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उत्सुकता से अपने नए लड़ाई के हथियार चुन रहे थे, लिन जिच्चन अलग खड़ा था। उसने जानबूझकर कोई हथियार नहीं लिया। उसने शांति से वजह बताई कि उसका अपना शरीर, जिसने 3 टेम्परिंग साइकिल्स पूरे कर लिए हैं, किसी भी बी ग्रेड अलॉय से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर है, इसलिए हथियार सिर्फ एक रुकावट होगा। कुछ देर बाद कमांडर याओ मुलिंग स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के पास गई जिसमें शेन किंगहान और ली मोयू भी थे, ये पक्का करने के लिए कि सबने अपने चुनाव कर लिए हैं। लिन जिच्चन के खाली हाथ देखकर उसने सीधे उससे बात की। लिन जिच्चन शांति से जवाब देता है कि वो बिना हथियार के लड़ने का पूरी तरह से आदी है, तो उसको हथियार की कोई जरूरत नहीं। कमांडर अंदर से गुस्सा हुई, मन में उस जीनियस को डांट रही थी कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है और उसको एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर वो ऐलान करती है कि उनके नए हथियार समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको तुरंत एक छोटी लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने लिन जिच्चन को चुना। बोली कि वो उसके बिना हथियार के लड़ने के तरीके के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहती है और उसने कहा कि सबसे पहले वो ही अपनी ताकत दिखाए। लिन जिच्चन, जो हमेशा पूरा शांत और भरोसेमंद रहता है, बस मान गया। तुरंत जाओ युआनजोंग, जिसके पास एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक हेल्बर्ट था, आगे बढ़ा और पहली लड़ाई के लिए खुद को पेश किया। वो अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। लिन जिच्चन ने शांति से उसको लड़ाई शुरू करने को कहा। जाओ युआनजोंग बिजली की तरह आगे बढ़ा, अपना बहुत बड़ा हथियार घुमाते हुए एक जोर का नीचे की तरफ वार किया। लिन जिच्चन को 2 टुकड़ों में काटने का इरादा था। सभी मौजूद लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था और उनको विश्वास नहीं हुआ। लिन जिच्चन ने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने तो हेल्बर्ट की खतरनाक धार को अपने खाली हाथ से आराम से पकड़ लिया और उसके मोमेंटम को तुरंत झटके से रोक दिया। एक हल्का सा ना दिखने वाला दबाव डाला और उस इंडिस्ट्रक्टिबल बी ग्रेड अलॉय ब्लेड पर दरारें फैल गईं। जाओ युनजोंग ने पूरे डर से देखा जब उसका अनमोल हथियार लिन जिच्चन की पकड़ में आराम से कुचल गया। वो शक्तिशाली हेल्बर्ट 1000 बेकार टुकड़ों में टूट गया। हथियार के टुकड़ों पर आराम से खड़ा होकर लिन जिच्चन ने शांति से पूछा, अगला कौन है? आसपास के स्टूडेंट्स पूरी तरह से हैरान रह गए। उनके दिमाग घूम गए। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक मामूली इंसान सिर्फ अपने खाली हाथ से बी ग्रेड अलॉय को कैसे कुचल सकता है। ताकत के इस बिल्कुल हैरत अंगेज प्रदर्शन के बाद एक नया चैलेंजर अरीना में आया। ये जू शिशी है, इलीट मेका गॉड ग्रुप की एक शक्तिशाली लड़की जो अपने जेट बूट्स का इस्तेमाल करते हुए एक शक्तिशाली चमकदार सफेद मैकेनिकल सूट पहने हुए नीचे आते हुए एक शानदार एंट्री करती है। वो बिल्कुल वक्त नहीं बर्बाद करती, तुरंत एक हिम्मत वाला चैलेंज देती है। पूछती है कि अपने एमसी लिन जिच्चन में एक एनहांस्ड आर्मर पियर्सिंग बुलेट का सामना करने की हिम्मत है क्या? यार, एक बहुत चिंतित ज़ैंग काई तुरंत बीच में कूद गया। लिन जिच्चन को तुरंत चेतावनी दी कि वो एक्सेप्ट करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जोर देते हुए बोला कि ये चैलेंज सच में कितना ज्यादा खतरनाक है। वो बताता है कि ये बुलेट्स कोई मजाक नहीं है, ये पूरे 10 मीटर दूर से पूरे 10 सेंटीमीटर की सॉलिड स्टील प्लेट को आराम से पार कर सकते हैं। इतनी गंभीर और डरावनी चेतावनी के बावजूद लिन जिच्चन बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और उसने शांत, बिल्कुल बेफिक्र भरोसे के साथ इस पागल चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। देखो, थोड़ी सेफ्टी के लिए जू शिशी ने कहा कि वो कोई भी जरूरी जगह पर निशाना नहीं लगाएगी और हिम्मत से प्रस्ताव रखा कि वो बस बुलेट को अपनी खुली हथेली से पकड़ ले। लिन जिच्चन, जो पूरा पागल इंसान है, बस मान गया। जब वो अपना आर्म कैनन एक्टिवेट करती है तो हवा में उत्सुकता थी और वो पूछती है कि क्या वो सच में इसके लिए तैयार है। लिन जिच्चन पूरी अवज्ञा के साथ बस अपना हाथ आगे किया और शांति से उसको आगे बढ़ने को कहा। उसने शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट बिल्कुल पास से छोड़ दिया। यार, ये एक सच में लापरवाह कदम था। उस शॉट से एक बहुत बड़ा धरती हिलाने वाला धमाका हुआ। हर देखने वाले को पूरी सस्पेंस में छोड़ दिया। सब सोच रहे थे कि कहीं लिन जिच्चन का हाथ बुरी तरह से छिड़ गया होगा, लेकिन जब गहरा धुआं फाइनली हटा तो एक हैरानकुन खुलासा सबको हिला देता है। जू शिशी का मैकेनिकल आर्म पूरी तरह से बिल्कुल टूट गया था। देखने वाले पूरे झटके में पीछे हट गए। डर के साथ उनको एहसास हुआ कि लिन जिच्चन की हथेली इतनी ज्यादा मजबूत है, इतनी ज्यादा टफ, कि आर्मर पियर्सिंग राउंड उस पर एक निशान भी नहीं बना पाया। वो रोका गया प्रोजेक्टाइल अंदर नहीं जा पाया।
तो उसके हथियार के अंदर ही फट गया, उसको अंदर से ही तबाह कर दिया और जू शिशी को पूरे दिमाग सुन करने वाले झटके में छोड़ दिया। बाकी स्टूडेंट्स इस बड़े गॉड टियर काम को देखकर पूरे आश्चर्य में थे, जोर से सोच रहे थे कि क्या उसके जैसे प्योर ब्लडेड इंसान सच में पूरी मानवता का भविष्य है। कमांडर याओ मुलिंग एक बड़ी बहुत संतुष्ट मुस्कुराहट में खो गई। मन में सोच रही थी कि लिन ज़िचिन सिर्फ टॉप टियर जीनियस नहीं है, बल्कि ऐसा जीनियस है जो सभी दूसरों से बहुत आगे है, एक सच में अलग ही हस्ती। उसके इस नए शानदार प्रदर्शन के बाद इंस्ट्रक्टर्स, जिनको पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने समझदारी से फैसला किया कि अब वो उसके पर्सनल, जो क्लियरली ओपी ट्रेनिंग मेथड्स थे, उनमें और दखल नहीं देंगे। जबकि बाकी लोग अपने नए शानदार हथियार ध्यान से सीख रहे थे, अपने एमसी ने अपना खाली वक्त ब्लड टेम्परिंग आर्ट पर ध्यान से फोकस करने में इस्तेमाल किया और अपने बॉडी टेम्परिंग का मुश्किल चौथा साइकिल शुरू किया। कैंप के अगले जरूरी फेज में स्पेशल फ्यूचरिस्टिक पॉड्स में गहरा ट्रेनिंग था, जो बहुत ध्यान से इस तरह बनाए गए थे कि इस्तेमाल करने वाले की क्यूआई, ब्लड और स्पिरिचुअल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। शेन किंग हान अपने पॉड से पूरी तरह से थकी हुई निकली, लेकिन उसको बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास था, क्योंकि उसने बिल्कुल हैरानंगेज रिजल्ट्स हासिल किए थे। उसका क्यूआई और ब्लड अब हैरानी से एक तेज लेवल 6 इंटेंसिटी झेल सकते हैं, जबकि उसका मेंटल स्ट्रेंथ एक हैरानंगेज लगभग अनसुनी लेवल 7 पर पहुंच गया है। ये काम सभी मौजूद लोगों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। जब उसकी बारी आई, लिन ज़िचिन विश्वास के साथ एक पॉड में घुस गया और डरावनी निश्चितता के साथ अपनी असली सीमाओं का जल्दी से हिसाब लगाया। उसने अंदाजा लगाया कि उसका शरीर एक डरावनी लेवल 11 पॉड को आराम से झेल सकता है, जो एक एडवांस रैंक 2 एक्सपर्ट के बराबर है। यार, ये ताकत का एक पागल लेवल है, लेकिन चालाकी से कोई शक ना हो इसलिए उसने जानबूझकर मशीन को सिर्फ लेवल 8 पर सेट किया, अपनी असली बड़े ताकत को रोके रखा। इतना कुछ जानबूझकर रोके रखने के बावजूद वो फिर भी इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स दोनों के झटके में निकला, जो बस विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो लेवल 8 मेंटल ट्रेनिंग सेशन को झेल गया। लिन ज़िचिन ने मन में सोचा कि अपनी असली बहुत ज्यादा काबिलियत को छुपाना बिल्कुल सही था। उसने एक चालाक प्लान बनाया कि वो शेन किंग हान के साथ उसी रात ट्रेनिंग रूम में वापस चुपके से जाएगा, ताकि अपनी असली बिना रोक टोक वाली सीमाओं को सच में टेस्ट कर सके। और उसको उम्मीद है कि इससे उसको अपने अभी के बायोलॉजिकल लेवल का ज्यादा साफ, ज्यादा सही आइडिया मिलेगा। इसी बीच शंघाई यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सोंग युयान बड़े लाइब्रेरी में पूरी तरह से अकेली बैठी है, पुरानी किताबों के डरावने ढेरों से घिरी हुई है। यार, वो खुद से शिकायत करती है, थोड़ा गुस्सा में, कि लिन ज़िचिन और डीन लियू च्वानवू दोनों आराम से दूर है और उसको सारा मुश्किल काम करने के लिए गलत तरीके से छोड़ दिया गया है। अचानक एक मीठी आवाज उसको ठीक पीछे से ग्रीट करती है, जिससे वो पूरे आश्चर्य में पीछे मुड़ जाती है, अनकहे दखल से चौंक जाती है। उसकी मुलाकात लेजेंडरी 9-टेल्ड डीमन फॉक्स से होती है, जो पुरानी शक्ति का ऑरा छोड़ते हुए सामने खड़ी थी। वो शक्तिशाली प्राणी आराम से अपनी बाहों में सोंग युयान को लेती है और एक दिलकश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बुरे इरादे से पूछती है कि क्या वो जानती है कि लिन ज़िचिन कहाँ मिल सकता है।